जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम बैक टू अवेकनिंग क्लासेस। सो कल आपका पटवारी का एग्जाम हुआ है। कल मैं नहीं था घर पे, सो वीडियो नहीं फ्रेम कर पाया। आज हम देखेंगे पटवारी की डिस्कशन करेंगे रिगार्डिंग द क्वेश्चंस। लाइक मैं जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स वाला जो आपका सबका डिफिकल्ट पोर्शन था उसके करंट अफेयर और जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चन आए उनको देखेंगे। आप सबसे पहले कुछ क्वेश्चन देखना कि आंसर की के अकॉर्डिंग आंसर क्या है और कौन से क्वेश्चन आप रिप्रेजेंटेशन के लिए पुट कर सकते हो, क्योंकि मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि उनका आंसर मुझे और फ्रेमिंग से ही गलत लग रहे हैं। बाकी बात की बात है जेकेएसएसबी क्या कंसीडर करती है। सेकंड थिंग इज दैट जो बच्चे नेक्स्ट एग्जाम्स की जेकेएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं ना, आपके लिए वीडियो मस्ट है। जस्ट मैं यहाँ पर आंसर नहीं बताऊंगा, मैं डिटेल्ड एनालिसिस करूंगा फ्यूचर पर्सपेक्टिव से किस तरह से चीज़ें पढ़नी है, क्योंकि जीके और करंट अफेयर्स का पोर्शन वॉज नॉट एट ऑल ईजी इन द एग्जाम। ठीक है, नहीं था ईजी। कुछ क्वेश्चन थे इजी, कुछ मीडियम थे और कुछ बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन थे। कोई भी कुछ भी बोल ले, बट अगर मैं भी एग्जाम पे बैठा होता मैं ट्रूली स्पीकिंग मैं नहीं कर पाता। कुछ क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट थे। बाद में तो बाहर से एनालिसिस कुछ भी होता है, पेपर के प्रेशर में क्वेश्चन करना वॉज डिफिकल्ट। तो बिना टाइम वेस्ट के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखो जो पहला क्वेश्चन था, और मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि अगर ऐसा पेपर आ जाता है एग्जाम में तो कैसे डील करना चाहिए चीज़ों को। देखो पहली बात तो ये सेट बी है, ठीक है। अगर आपका सेट बी है तो आप इसके अकॉर्डिंग देख सकते हो, अदरवाइज आप अपने सेट के अकॉर्डिंग चेक कर लेना। तो देखो जो पहला क्वेश्चन था, इसने बोला है अरेंज द फॉलोइंग स्टेट इन असेंडिंग ऑर्डर एज पर द कोस्ट लाइन। तो कोस्ट लाइन के बेसिक में असेंडिंग ऑर्डर मतलब पहले सबसे कम कोस्ट लाइन वाला, फिर उससे ज़्यादा कोस्ट लाइन वाला, फिर उससे ज़्यादा और फिर सबसे बड़ी कोस्ट लाइन वाला हमें इस तरह से सिलेक्ट करना था। ठीक है, अब देखो ये तो सबको पता था कि सबसे बड़ी कोस्ट लाइन किसकी है। सबसे बड़ी कोस्ट लाइन जो है, ये तो मैंने 10 बार अपने लेक्चर में बताया। मैंने तो 3-4 बताए हुए थे जो बड़े बड़े वाले कोस्ट लाइन के हिसाब से, बट अगर इतना भी याद होता सबसे बड़ी कोस्ट लाइन किसकी है तो वो गुजरात की है, ये सबको पता है। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे लास्ट पे सबसे बड़ा आना था, तो सबसे बड़ा कौन सा था? ऑप्शन 3 वाला। तो इसमें देखो 3 कहाँ पर आ रहा है? इस 2 पे आ रहा है। इसका मतलब ये 2 तो आप एलिमिनेट कर सकते थे। ठीक है, तो यहां से आपने ये 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर देने थे, क्योंकि आप सबको पता है कि सबसे बड़ी कौन सी है। सबसे बड़ी कोस्ट लाइन किसकी थी? गुजरात की थी। तो गुजरात सबसे बड़े असेंडिंग ऑर्डर में सबसे लास्ट पे आएगा। ठीक है, तो सबसे लास्ट पे आ जाना था गुजरात। ठीक है, उसके बाद देखो ये वाला ऑप्शन भी सेम था। ठीक है, गुजरात से पहले किसकी है? आंध्र प्रदेश की। ठीक है, उससे पहले किसकी है? तमिलनाडु की। मतलब देखो ये क्या बोल रहा है, सबसे ज़्यादा बड़ी जो कोस्ट लाइन है वो किसकी है? गुजरात की। ठीक है, उसके बाद किसकी है? आंध्र प्रदेश की। ये 2 ऑप्शन तो आप देखने ही नहीं थे, ये मैंने उड़ा दिए हैं। उसके बाद आंध्र प्रदेश की, उससे कम है। ठीक है, उससे कम किसकी है? आंध्र प्रदेश के बाद अगर हम देखें तो आंध्र प्रदेश से कम किसकी है? तमिलनाडु की। ठीक है, अब यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते थे, ऑप्शन 2 पहले आएगा या ऑप्शन 1 पहले आएगा, मतलब ओडिशा पहले आएगा या केरला पहले आएगा। तो कोस्ट लाइन किसकी ज़्यादा? ओडिशा की ज़्यादा है कोस्ट लाइन या केरला की कोस्ट लाइन ज़्यादा है, वो हमें पता होना चाहिए था। यहीं से कंफ्यूजन बन सकती थी। ठीक है, तो देखो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर जो है, आंसर की में भी ऑप्शन ए और आंसर करेक्ट भी ऑप्शन ए है, क्योंकि केरला की जो कोस्ट लाइन है ना वो ओडिशा से ज़्यादा है। तो ओडिशा की कम कोस्ट लाइन है, केरला की ज़्यादा कोस्ट लाइन है। ठीक है, तो देखो अगर आप नहीं यहाँ पर आके गलती कर लेते, बी मार्क कर लेते तो ठीक है, तो चल जाता, कोई बात नहीं है, क्वेश्चन जाता। बट आपने इतना तो एनालाइज करना था ना यार, यहाँ तक तो पहुँचना इज इंपॉर्टेंट। यही चीज़ मैं आपको सिखाता हूँ। ऑप्शन 2 तो यहाँ पर इजीली एलिमिनेट हो जाते थे, बट ऑप्शन 2 में फंसना था, वो लास्ट में चलो मार्क करना ही पड़ता है एग्जाम में, तो वो आप कर भी लेते, किसी का ठीक हो जाता, किसी का गलत, इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए था और वही करेक्ट आंसर। तो मैं आपको एक बार सीक्वेंस बता देता हूँ एग्जाम के लिए, फर्दर एग्जाम्स के लिए आप याद रखना। सबसे बड़ी कोस्ट लाइन गुजरात की है। ठीक है, सबसे बड़ी कोस्ट लाइन किसकी है? गुजरात। उसके बाद सेकंड नंबर पर कोस्ट लाइन आती है आंध्र प्रदेश की। किसकी आ जाती है? आंध्र प्रदेश की। थर्ड नंबर पर कोस्ट लाइन, ये मैं डिसेंडिंग में बता रहा हूँ, ऊपर से नीचे। सबसे बड़ी किसकी है? गुजरात की कोस्ट लाइन है। उससे कम आंध्र प्रदेश की, उससे कम किसके? तमिलनाडु की। फिर आ जाती है महाराष्ट्र की आ जाती है। फिर केरला की आ जाती है। 5 भी याद कर लो, काम चल जाता है, बट एक और याद कर लो, ये ऑप्शन में पूछा गया था तो ओडिशा की याद कर लेना। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन है किसकी? गुजरात की, देन आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, देन महाराष्ट्र, देन केरला, देन ओडिशा। तो ये कोस्ट लाइन के बेसिस में डिसेंडिंग ऑर्डर में है। फ्यूचर रेफरेंस के लिए याद कर लो, किसी एग्जाम में डिसेंडिंग में पूछ लिया तो आप इनको कर सकते हो। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अगर पूछे कितनी कोस्ट लाइन स्टेट्स हैं, तो 9 कोस्ट लाइन हमारी स्टेट्स हैं। मैंने आपको करवाया हुआ है ये सारा, कितनी कोस्ट लाइन स्टेट है हमारी? 9 कोस्ट लाइन स्टेट्स हैं। और जैसे मैंने आपको, देखो यार यही चीज़ें तो सीखने वाली होती हैं। जब मैंने आपको एग्जाम में ये टॉपिक पढ़ाया था ना, जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स वाला, तो उसमें मैंने आपको एक यहाँ पर ऐसे मैप ड्रा करके बताया था। देखो ध्यान से ये चीज़ें समझा करो, कुछ ना कुछ किसी एग्जाम में कुछ ना कुछ पूछ लेगा। मैंने आपको बताया था, ये मैंने इन कोस्ट लाइन के नाम भी बताए थे। जैसे ये गुजरात वाला एरिया है तो इसका कच्छ था, कोस्ट लाइन का क्या नाम था? कच्छ। इसके नीचे वाला गुजरात के साथ वाला इसको काठियावाड़ बोलते हैं। नीचे वाला ना काठियावाड़ है, ऊपर कच्छ आ जाता है, इस कोस्ट लाइन को काठियावाड़ बोलते हैं। फिर यहाँ पर ये वाली जो कोस्ट लाइन है इसको बोलते हैं कोंकण। कौन सी है? कोंकण। नीचे जो केरला वाला एरिया इसको पढ़ते हैं मालाबार कोस्ट। कौन सा बोलते हैं? मालाबार कोस्ट। और जूनियर सिस्टम के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था,
कोस्ट लाइन का नाम पूछा गया था, आई थिंक कोरोमंडल पूछी गई थी। तो ये तमिलनाडु वाली जो है ये थी कोरोमंडल कोस्ट। कौन सी है? कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है। उसके ऊपर ये वाला जो आंध्र प्रदेश है नॉर्दर्न सिरकार, कौन सा है? नॉर्दर्न सिरकार। और वेस्ट बंगाल वाला एरिया जो है यहाँ पर आ जाते हैं हमारे उत्कल प्लेन्स। कौन से आ जाते हैं? उत्कल प्लेन्स, ठीक है, वेस्ट बंगाल उड़ीसा वाला एरिया। तो अगली बार के लिए ये भी याद कर लेना, ठीक है। कौन सी 9 स्टेट्स आ जाती है हमारी? देखो यहाँ पर आ गया आपका गुजरात, गुजरात के नीचे आपका आ जाता है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के साथ आपका आ जाता है गोवा, गोवा के नीचे आ जाता है आपका कर्नाटका, कर्नाटका के नीचे आ जाता है केरला, केरला के बाद आपका आ जाता है तमिलनाडु, तमिलनाडु के ऊपर आपका आ जाता है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना बाउंड्री शेयर नहीं करता है। उसके बाद आ जाता है आपका उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आ जाता है आपका वेस्ट बंगाल। तो 1 2 3 4 यहाँ पर आगे 5 6 7 8 और 9। तो कितनी कोस्टल स्टेट्स हैं हमारी? 9, ठीक है। अगर कोई पूछे आपको कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं जो कोस्टल एरियाज में आती हैं, तो कई बार एग्जाम में यूनियन टेरिटरीज का भी पूछा गया है। तो देखो ये गोवा के आसपास दमन एंड दीव वाला एरिया आ जाता है ना, तो दमन एंड दीव एक ही आ गई, जो दमन एंड दीव दादरा नगर हवेली अब एक है, तो दमन एंड दीव जो है वो। उसके बाद पुडुचेरी वाला एरिया जो आ गया, पुडुचेरी वाला एरिया तमिलनाडु वाले रीजन में पुडुचेरी। दूसरा कौन सा आ गया? पुडुचेरी, 2 याद रखो। और तीसरा आपको पता ही है ये लक्षद्वीप आ गया, ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो ये 4 जो आपकी यूनियन टेरिटरीज हैं ये भी कोस्ट लाइन का पार्ट है, मतलब समुद्र के साथ ये बाउंड्री शेयर करती हैं। तो 4 आगे हमारी यूनियन टेरिटरीज और 9 स्टेट्स। नेक्स्ट टाइम ये भी याद करके जाना, पूछा जा सकता है एग्जाम में क्वेश्चन, ठीक है। दिस इज क्लियर टू यू। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2। तो सेकंड क्वेश्चन आपका क्या था? सेकंड क्वेश्चन क्या आता है? 2 वॉल्केनिक आइलैंड्स इन इंडियन टेरिटरी। देखो अगर आपने जो वीडियो देखी होगी फिजिकल एंड पॉलिटिकल डिवीजन की जो मैंने पहले पढ़ाई थी, मैंने आपको अंडमान एंड निकोबार की हर एक चीज़ बताई थी। यहाँ पर बैरन आइलैंड है, यहाँ पर नरकंडा, जब बताया था तब बोला भी था ये वॉल्केनिक आइलैंड है। तो ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर बताई थी, अगर आपने वो वीडियो ध्यान से देखी होंगी। तो यही क्वेश्चन पूछा कि 2 वॉल्केनिक आइलैंड्स हैं इंडिया की टेरिटरी में, हमें बताना है वो कौन से हैं, ठीक है। एक था कवरत्ती एंड न्यू मूर, सेकंड ग्रेट अंडमान, लिटिल अंडमान, ठीक है। उसके बाद पंबन एंड भेरन आइलैंड, उसके बाद नरकंडम या भेरन आइलैंड। देखो इस क्वेश्चन का आंसर बेसिकली ऑप्शन डी था और यही आंसर की में भी दिया है, तो ये करेक्ट है, ठीक है। नरकंडम और बेरन जो है ना, ये 2 आइलैंड हैं जो कि इंडियन टेरिटरी में है और वॉल्केनिक हैं, ठीक है। अंडमान एंड निकोबार मैंने आपको बताया हुआ है, वहाँ से सारा क्लियर हो जाए। देखो अगर मैं आपको बताऊं तो अंडमान एंड निकोबार में आपको अंडमान को मैंने ऐसे समझाया था कि अंडमान जो है उसको 3 ऊपर पार्ट डिवाइड किया। सबसे ऊपर नॉर्थ अंडमान है, देन उसके बाद हमारा मिडिल अंडमान आ जाता है, देन उसके बाद साउथ अंडमान आ जाता है, उसके नीचे यहाँ पर लिटिल अंडमान है, ठीक है। ये मैंने आपको याद करवाया था। और नॉर्थ अंडमान जो हमारा है ना सबसे ऊपर वाला, इसके साथ ही यहाँ पर है नरकंडम आइलैंड, तो नॉर्दर्न एरिया में पड़ता है, ठीक है। नॉर्थ अंडमान के पास पड़ता है नरकंडम। इसी तरह जहाँ पे हमारा मिडिल अंडमान है ना, मिडिल अंडमान के साथ ही हमारा बैरन आइलैंड पड़ता है यहाँ पर। तो ये बैरन है, ये नरकंडम है, ये दोनों ही वॉल्केनिक आइलैंड है, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था पोर्ट ब्लेयर जो है, जो अंडमान निकोबार की कैपिटल वो साउथ अंडमान में पड़ती है। अगली बार के लिए ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इन क्वेश्चन को दिमाग में बिठा लो, ठीक है। उसके बाद साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में एक पैसेज है, डंकन पैसेज, ये भी एग्जाम में पूछा गया बहुत बार। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है 10 डिग्री चैनल, जो सेपरेट करता है हमारे अंडमान ग्रुप को निकोबार ग्रुप में। तो निकोबार में कौन से सबसे ऊपर कार निकोबार है हमारा, और नीचे हमारा क्या है, ग्रेट निकोबार। और ग्रेट निकोबार के लास्ट में इंदिरा पॉइंट है हमारा, जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। यहाँ पर आपको अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये चीज़ें देख के जाना नेक्स्ट टाइम अगर एग्जाम है। देखो ये सेशन सिर्फ पटवारी बच्चों के लिए नहीं है कि वो रिप्रेजेंटेशन कौन कौन से क्वेश्चन, ये सबके लिए है। यहाँ से एनालाइज करो कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आ रहे हैं। आप जस्ट वो आप रट के 1-2 चीज़ें नहीं जा सकते एग्जाम में, मतलब हर चीज़ की एनालिसिस करनी है, मैप्स को अच्छे से देखना है, तभी आपका काम बनेगा एग्जाम में, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग, आपको अरेंज करना है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ होल्डिंग देयर ऑफिस। तो ऑफिस में होल्ड करने के बेसिस में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जब भी मैं आपको पढ़ाता था एक चीज़ तो बोली है, क्रोनोलॉजी याद कर लो, हिस्ट्री में क्रोनोलॉजी याद करो। क्रोनोलॉजी के देखो 2-3 क्वेश्चन यहाँ पर आए, 1-2 क्वेश्चन तो डिफिकल्ट थे, वो नहीं हो सकते थे, बट ये क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो नहीं हो सकता था, इसमें थोड़ा आप आइडिया लगाते ये क्वेश्चन किया जा सकता था, ठीक है। अब कैसे करना था ये क्वेश्चन, देखो सबसे पहली बात, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आंसर की में करेक्ट है, ठीक है। आंसर की में भी इसका आंसर ऑप्शन बी है, तो एज सच भी इसका आंसर ऑप्शन बी है। अब देखो यार, मैं आपको ध्यान से सोचो, डी.वाई. चंद्रचूड़, अगर आपको एट प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पता है डी.वाई. चंद्रचूड़, तो ये मतलब इसका मतलब आपका ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में से कोई होगा, पहला ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन तो आप इजीली एलिमिनेट कर सकते थे, ठीक है। अब यहीं से आपको पता चलना था कि सेकंड जो है, मतलब डी.वाई. चंद्रचूड़ के पहले कौन है। अगर आपको ये पता होता डी.वाई. चंद्रचूड़ से पहले कौन से थे, तब आपका काम बन जाना था, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन 1 है और यहाँ पर ऑप्शन 4 है, आपने इन्हीं में से सिलेक्ट करना था। मतलब आपको जस्ट ये पता होना चाहिए था कि यू ललित थे पहले, मतलब चंद्रचूड़ से पहले यू ललित थे, और
डी.वाई. चंद्रचूड़ से पहले यू ललित थे, आर रंजन गोगोई थे। बस आपको इनमें से पता करना था कौन थे। अगर ये पता चल जाता तो आपका काम बन जाना था, ठीक है। तो देखो, जो भी करंट अफेयर्स थोड़ा भी फॉलो करते हैं, एटलीस्ट आप 1-1.5 साल से प्रिपरेशन तो कर ही रहे हैं, तो आपको ये आंसर आना चाहिए। 2022 में ही यू ललित थे और वो डी.वाई. चंद्रचूड़ से पहले थे, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट था, ठीक है। तो मतलब एटलीस्ट थोड़ी करंट अफेयर्स अगर आप 1-1.5 साल से फॉलो करें, ये तो सबको पता था यार, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट कौन है, डी.वाई. चंद्रचूड़, ये सबको पता था। बट कंफ्यूजन थी यहाँ पर, ये सारे नहीं देखने होते। आप हम एक चीज़ और समझो यार, हम एग्जाम में जाते हैं, यहाँ से कुछ चीज़ सीखनी है, हम एग्जाम में जाते हैं, हम क्वेश्चन देखते हैं, यार हमें नहीं पता तो हम छोड़ देते हैं। नहीं, आपको पता है यार, आपको इतना पता है तो एक ऑप्शन 2 तो एलिमिनेट कर देते हो ना आप। ऐसे ये दिमाग लेके जाया करो। मैं कितनी बार आपको बोला, एग्जाम क्वालिफाई करने में हार्डवर्क के साथ साथ ये भी अप्रोच भी मैटर करते हैं, आप एग्जाम में कैसे जाते हो। तो बेसिकली ये अगर आपको पता होता कि डी.वाई. चंद्रचूड़ से पहले कौन थे, तो यू ललित थे, उससे पहले एन.वी. रमना थे, जो यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया गया। एन.वी. रमना से पहले शरद अरविंद बोबडे थे, उसके पहले थे रंजन गोगोई। कौन थे उससे पहले? वाई.वी. चंद्रचूड़ जो है ना, ये वाई.वी. चंद्र, ये तो बहुत पुराने हैं, ये 1978 के टाइम पे थे, 1970, ये इनकी बात, ये तो बहुत पुराने। सबसे देखो, सबसे एट प्रेजेंट कौन है? डी.वाई. चंद्रचूड़। कौन है? डी.वाई. चंद्रचूड़, ठीक है। इससे पहले थे यू ललित। कौन थे? यू ललित। उससे पहले थे एन.वी. रमना। यार अगर आपको ये 2 भी पता होते तब भी आपका आंसर निकल जाना था। एन.वी. रमना, ठीक है। एन.वी. रमना से पहले थे शरद अरविंद बोबडे, ठीक है। फिर रंजन गोगोई उससे पहले थे। रंजन गोगोई के बारे में ही बोला जाता है कि इन्होंने थोड़ा ऐसे गवर्नमेंट को फेवर किया, इसलिए इनको पार्लियामेंट की सीट वीट मिली। इनके ऊपर आपको पता है एक बार ये भी चला था, सेक्सुअल असाल्ट का कुछ ऐसा केस चला था कोर्ट में, ये भी कुछ ऐसा था। बट बाद में ये जो है वो नहीं, इनका कोई रोल नहीं था उसमें। तो रंजन गोगोई उससे पहले थे। तो डी.वाई. चंद्रचूड़ प्रेजेंट, उससे पहले यू ललित, एन.वी. रमना, उससे पहले थे शरद अरविंद बोबडे, देन उससे पहले थे रंजन गोगोई, ठीक है। अब आपको ये भी पूछा जा सकता है फर्स्ट कौन से थे। कई बार सीक्वेंस में फर्स्ट पूछा जाता, तो एच.जे. कानिया, ये याद कर लें, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एच.जे. कानिया थे 1950-51 के टाइम में, ठीक है। ये कुछ चीज़ें जो थी इंपॉर्टेंट, वो भी साथ साथ हम कवर करते जाएंगे। तो 3 क्वेश्चन हमने देख लिए आपके एग्जाम के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखो यार, मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आपने नहीं पढ़ा होगा, बट आपको पता तो था G20 हुई है दिसंबर में, तो इंपॉर्टेंट थी। G20 समिट बिल्कुल इंपॉर्टेंट थे आपके लिए, तो G20 के रिलेटेड सब चीज़ें पढ़ना जरूरी था। अब यहाँ पर जो पहला ऑप्शन था, P20 इज अ कॉन्ग्रीगेशन ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफ G20 नेशन, ठीक है। P20 क्या है? कॉन्ग्रीगेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ G20 नेशन के सारे प्रेसिडेंट आपस में मिलते हैं। क्या ये एक इतनी बड़ी न्यूज़ होती अगर सारे प्रेसिडेंट्स मिलते? क्या आपने ये सुना था कि ऐसा कोई P20 इवेंट हुआ है जिसमें सारे वर्ल्ड के जितने भी G20 नेशंस हैं उनके सारे जो प्रेसिडेंट्स हैं वो इंडिया में आए? ऐसा कोई इवेंट नहीं हमने सुना। तो अगर सारे प्रेसिडेंट्स आते तो वो एक बहुत बड़ा इवेंट होना था, आपको बहुत इसकी न्यूज़ सुनने को मिलती। तो बेसिकली ये प्रेसिडेंट का नहीं होता। P20 जो कांग्रीगेशन है वो बेसिकली प्रेसिडेंट्स की नहीं है, वो बेसिकली किसकी है? P20 किसकी है? प्रेसिडेंट की नहीं, किसकी है? पार्लियामेंट के स्पीकर्स की है। तो पार्लियामेंटरी स्पीकर्स जो आपस में मिलते हैं ना G20 के साथ पैरेलली डिस्कशन करने के लिए, तो उसको बोलते हैं P20, ठीक है। तो देखो यार, ये थोड़ा कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था, ऑल्दो ये डिफिकल्ट था। ये क्वेश्चन जेकेएसएसबी के पैटर्न का है ही नहीं, वो ऐसे क्वेश्चन फ्रेम नहीं करता, ये केएस और यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन था P20 ग्रुप वाज सेटअप ड्यूरिंग G20 प्रेसिडेंसी ऑफ कनाडा इन 2010। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट थी। ये P20 का कंसेप्ट जो है वो स्टार्ट हुआ था जब G20 सबमिट हो रही थी, कहाँ पर? कनाडा में, 2010 में। तो इसमें ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट था, बट ऑप्शन 1 जो है आपका रॉन्ग था। तो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि पहली स्टेटमेंट आपकी गलत थी, ठीक है। तो ये आंसर की में भी यही दिया गया और यही करेक्ट है, तो इसमें रिप्रेजेंटेशन डालने का कुछ फंडा नहीं बनता है, ठीक है। दिस इज क्लियर। तो G20 2023 की कहाँ हुई है? इंडिया में हुई है। उसकी थीम क्या थी? वसुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ये चीज़ें आपको पता है, बट इन्होंने थोड़ा इन डेप्थ जाके क्वेश्चन को इस बार पूछ लिया। मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखो मैं सेट बी डिस्कस कर रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, आंसर की के अकॉर्डिंग वही आंसर्स हैं, आपका कुछ और सेट होगा तो उसके अकॉर्डिंग देख लेना। न्यू हॉरिजन, अब तो ये तो मतलब यार, ये तो मतलब बहुत गलत बात है। बच्चा इतना करंट अफेयर पढ़ के जाता है, ये क्या पूछते हैं कोई समझ नहीं आता। साइंस से टेक भाई इतना कुछ हो रहा है यार, इतने हमारे मिशन चल रहे हैं। उसके बाद अगर इनको नासा का ही क्वेश्चन पूछना था, भाई नासा के भी इतने मिशन चल रहे हैं, ठीक है, तो भाई उनसे क्वेश्चन पूछो। ये न्यू हॉरिजन स्पेसक्राफ्ट की बात लेके आए। न्यू हॉरिजन स्पेसक्राफ्ट जो है ना, नासा ने जब कब लॉन्च किया? ये 2006 की बात है। 2006 में ये न्यू हॉरिजन स्पेसक्राफ्ट लॉन्च हुआ था। बेसिकली प्लूटो जो हमारा एक्स्ट्रा पहले प्लैनेट कंसीडर किया जाता, प्लैनेट का पार्ट नहीं है, उसको स्टडी करने के लिए, प्लस क्यूपर बेल्ट जो है ना,
क्यूपर बेल्ट क्या है, देखो क्यूपर बेल्ट क्या है, नेपच्यून के बाद वाला जो रीजन है ना, मतलब जो हमारे जाइंट प्लैनेट्स है, बड़े प्लैनेट्स हैं नेपच्यून तक, उसके बाद वाला जो रीजन है वहाँ पर स्मॉल आइसी बॉडीज़ पाई जाती हैं जो सन के आगे पीछे घूमती हैं। प्लूटो को भी अब इसी का ही पार्ट समझा जाता है, प्लूटो प्लैनेट तो है नहीं। इनको स्टडी करने के लिए न्यू हॉराइजन स्पेसक्राफ्ट भेजा था नासा ने 2006 में। इसका कोई सेंस नहीं बनता था क्वेश्चन डालने का, बट वो एक बोर्ड है, वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है, वो कोई भी क्वेश्चन डाल सकता है। नेक्स्ट देखो, ये जम्मू कश्मीर वाला पोर्शन है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, ऑल्दो ये वीडियो ऐसे ही बहुत लेंदी हो जानी है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन यहाँ पर भी इजी थे, जैसे मून रिवर चेनाब, ये मून रिवर वाला क्वेश्चन था, ये ठीक था। उसके बाद ये रीऑर्गेनाइजेशन पे क्वेश्चन थे। झेलम रिवर तो इतनी प्यारी आ गई कि हर चीज़ झेलम रिवर की पूछी हुई है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर ये देखो यार, ये क्वेश्चन नंबर 11 ना, ये क्वेश्चन मैंने आपको ना मॉक में डाला हुआ था, मैंने आपको बताया भी था और ये मैंने कवर भी करवाया था, ठीक है। ऑप्शन भी मुझे लगता है यही थे, कारगिल, गिलगिट, बनिहाल, यही ऑप्शन थे। ये वाला थोड़ा अलग था, ये तीनों ऑप्शन तो थे मुझे जहाँ तक याद है। तो देखो ये कुछ, ये इन्होंने पता क्या, ये इन्होंने PYQ उठाए हैं यार। कुछ क्वेश्चन इन्होंने, जब मैं अपने टीम मेंबर से डिस्कस कर रहा था, बहुत पुराना पेपर है कोई, उसमें से जम्मू कश्मीर के क्वेश्चंस जो हैं उठा के डाल दिए इन्होंने, ठीक है। जब लद्दाख भी जम्मू कश्मीर बहुत पुराने पेपर से क्वेश्चन उठा के डाल दिए, तो ये कुछ भी मतलब डालते हैं। जो ऑल्दो जम्मू कश्मीर की जब हम डिस्कशन करेंगे तब इसे हम देख लेंगे। अभी हम मूव करते हैं टुवर्ड्स जो हमारा करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज, ओवरऑल जनरल नॉलेज का पोर्शन है, अभी हम उसी को कवर करते हैं। ये एक और क्वेश्चन था जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स का, 28 क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक्स ऑफ हिमालयस इज नॉट इन इंडिया। तो कौन कौन सी माउंटेन पीक इनमें से हिमालय की जो इंडिया में नहीं है, ठीक है, इंडिया में नहीं पड़ती है। अन्नपूर्णा, नंदा देवी, कैमेट या कंचनजुंगा। देखो कंचनजुंगा सिक्किम को इंडिया की लार्जेस्ट, वन ऑफ लार्जेस्ट मानी जाती है, तो ये तो सबको पता था। इन तीनों में कंफ्यूजन हो सकती है। देखो नंदा देवी उत्तराखंड में है, कैमेट भी उत्तराखंड में, ये दोनों उत्तराखंड में है। बट जो हमारी ये है ना अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा जो है वो नहीं है, वो गंडकी प्रोविंस में है, नेपाल की। कहाँ पर है? नेपाल की, यहीं से गंडकी रिवर भी आती है, तो नेपाल में है ये। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट था और JKSSB ने भी यही दिया, तो इसमें कोई भी गलती नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर था, क्योंकि जो नहीं इंडिया में पाई गई है वो पूछा था। नंदा देवी होगी, कैमेट होगी, कंचनजुंगा होगी, कंचनजुंगा सिक्किम में, नंदा देवी, कैमेट दोनों उत्तराखंड में पाई जाती हैं, ये सब इंडिया में पाई जाती हैं, ठीक है। बाकी ये हम देख लेंगे जम्मू कश्मीर वाला जब मैं डिस्कस करूंगा। अभी हम मूव करते हैं टूवर्ड्स और पोर्शन ऑफ जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 91 से स्टार्ट है, ठीक है। टेंशन मत लेना, ये सारे कवर करवा लूँगा। रीजनिंग में कोई भी क्वेश्चन मुझे लगता है रिप्रेजेंटेशन वाला नहीं था, ठीक है। मैंने ऊपर से देखा था, रीजनिंग का कुछ भी नहीं था, सारे ठीक हैं। तो मेनली जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स में प्रॉब्लम है। जम्मू कश्मीर का भी देख लूँगा मैं, कंप्यूटर का भी देख लूँ, जो भी रिप्रेजेंटेशन वैसे। और इस तरह से हम हर पेपर की डिस्कशन किया करेंगे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, जो बच्चे नेक्स्ट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कि आप चाहते हैं कि जो रिसेंट एग्जाम हो रहे हैं, जैसे पटवारी का हुआ, मैं एक एक पोर्शन करके, जैसे जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर, फिर जम्मू कश्मीर, फिर कंप्यूटर, इस तरह से आपके लिए वीडियो एक सीरीज चलाऊँ। फिर जैसे जूनियर असिस्टेंट का हुआ, ताकि आपको पता चले एग्जाम में पूछा गया जा रहा है बेसिकली, और उसके साथ साथ एडिशनली हम इंफॉर्मेशन भी लेते चलें ताकि एग्जाम में हमें हेल्प मिले, ठीक है। अब आएंगे वो क्वेश्चन जो अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे, जो इनके बनते नहीं थे बट इन्होंने घुसा दिए पेपर में, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो, द टर्म अपभ्रंश वाज यूज्ड इन द मेडिवल संस्कृत टेक्स्ट डिनोट्स टू। देखो मेडिवल संस्कृत टेक्स्ट में एक अपभ्रंश वर्ड है, इसका क्या मतलब है। ये क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं था, ये SSC लेवल का ही क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि अपभ्रंश जो है इनका मतलब क्या है। पहला ऑप्शन क्या था कि जो आउटकास्ट कर दिए जाते हैं राजपूत में से, डिविएशंस फ्रॉम वैदिक रिचुअल से जो डिविएट कर जाते हैं उनको बोलते हैं अपभ्रंश। अर्ली फॉर्म ऑफ सम ऑफ द मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज या नॉन संस्कृत वर्ड्स मैटर्स, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारा अपभ्रंश है ना, अगर आप अपभ्रंश की डेफिनेशन देखते हो, एग्जैक्टली डेफिनेशन, तो वो यही कहती है अपभ्रंश अर्लियर फॉर्म है, पुरानी फॉर्म है सम ऑफ द मॉडर्न इंडियन। आज एट देखो संस्कृत हमारी पुरानी लैंग्वेज है, आपको पता है, ओल्ड टेक्स्ट, बट ये पाली जो है प्राकृत लैंग्वेज है, ये सारी जो है ये इतनी पुरानी ओल्ड लैंग्वेजेस नहीं है। तो इन बेसिकली यही जो है मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस की जो ओल्ड फॉर्म है, इन्हीं को हम बोलते हैं अपभ्रंश। बेसिकली होता क्या है, देखो अपभ्रंश का संस्कृत वर्ड का मीनिंग पता क्या होता है? करप्ट। अपभ्रंश का मतलब क्या होता है? करप्ट लैंग्वेज। करप्ट लैंग्वेज मतलब जो बेसिकली जो संस्कृत से डायरेक्ट ग्रामेटिकली संस्कृत की तरह करेक्ट नहीं है, उसी से थोड़ा चेंज कर करके निकला। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक संस्कृत में वर्ड है गो, गाय के लिए गो बोलते हैं, ठीक है, संस्कृत में गो बोलते हैं। अब पतंजलि ने जैसे बोला था संस्कृत में गो वर्ड यूज किया है गाय के लिए, बट
प्राकृत लैंग्वेज में उसके लिए गावी वर्ड यूज़ किया गया, घोनी यूज़ किया गया। तो मतलब ये जो है ना, ये बोलते हैं अपभ्रंश, मतलब जो आपका मेन संस्कृत ग्रामर है उससे जो डेविएशन हुई है ना, मेन क्लासिकल लैंग्वेज से जो डेविएशन निकलती हैं जैसे पाली, प्राकृत वगैरह, इनको हम बोलते हैं अपभ्रंश। तो ये बेसिकली अर्ली फॉर्म है, सम ऑफ द मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस के अर्ली फॉर्म ही इनको बोलते हैं अपभ्रंश की। और यही क्वेश्चन का आंसर दिया गया है और यही आंसर करेक्ट है। तो इसमें आप कोई भी रिप्रेजेंटेशन फिल नहीं करना, ये आपकी मनी और टाइम की वेस्टेज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 92। ये क्वेश्चन क्या कहता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चकियार कुथु डांस थिएटर फॉर्म इज ऑल्सो नोन एज कोथम्बलम। ठीक है, पहला कहता है कि जो ये हमारा चकियार कुथु डांस फॉर्म है, देखो पहली बात ये कहाँ का है, केरला का डांस फॉर्म है, ये याद कर लेना, केरला का डांस फॉर्म है। तो कहता है कि ये जो है चकियार कुथु डांस थिएटर फॉर्म, इसको कोथम्बलम कहते हैं, ठीक है, कोथम्बलम कहते हैं। सेकंड कहता है मिज़हावू इज द अकम्पनिंग इंस्ट्रूमेंट, तो इसके साथ जो है मिज़हावू एक ड्रम काइंड ऑफ है वो बजता है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि एक ड्रम को बोलते हैं मिज़ाहू, तो ड्रम जो है इसके साथ बजता है जब ये बेसिकली डांस थिएटर परफॉर्म होता है, ये आर्ट फॉर्म है, ये परफॉर्म होता है, ठीक है। अब जेकेएसएसबी ने इसका आंसर दिया ऑप्शन ए, ठीक है, जो सेट बी के अकॉर्डिंग है, इसने जेकेएसएसबी ने ऑप्शन ए करेक्ट दिया हुआ है, बट ये गलत है। इस क्वेश्चन को आप रिप्रेजेंटेशन में जरूर डालना। इस क्वेश्चन का आंसर जो है बेसिकली ऑप्शन सी है, बोथ 1 और 2। क्यों, देखो चकियार कथु डांस जो है बेसिकली आर्ट फॉर्म, डांस थिएटर फॉर्म है, इसको कोथम्बलम ही कहते हैं, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड जो है, इसको मिज़ावू ड्रम जो है इसके साथ अकम्पनी करता है, बिल्कुल जब ये परफॉर्म हो रहा होता है तो मिज़ावू ड्रम भी जो है वो साथ में बजाया जाता है, ठीक है। अब आप मानोगे क्वेश्चन इन्होंने कहाँ से उठाया, ये इन्होंने यूपीएससी 2000 में जो क्वेश्चन आया था, 2000 यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में से क्वेश्चन उठाया। जब मैं इस क्वेश्चन को देख रहा था, मुझे नहीं आता था यार, मेरे को ये क्वेश्चन नहीं आता, ट्रूली स्पीकिंग नहीं आता था, तो मैंने ये सर्च कर रहा था जब, और मुझे वहाँ से मिला। ऐसे क्वेश्चन को नहीं करना होता है अटेम्प्ट, ये क्वेश्चन छोड़ने होते हैं, बट अब फ्यूचर रेफरेंस के लिए क्यों छोड़ें, हम देख के चलेंगे। मे बी किसी का PYQ अगर यहाँ पर डाल सकते हैं तो आज का क्वेश्चन भी आगे वाले नेक्स्ट पेपर्स में आ सकता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो मिज़ावू जो है इसको अकम्पनी करता है, बेसिकली जो अर्ली जो आर्यन इमिग्रेंट्स आए थे वो परफॉर्म करते थे, ठीक है। और ज़्यादातर इसमें चकियार कास्ट जो है, इसलिए इसको चकियार कोथू डांस भी कहते हैं। चकियार कास्ट जो है वो इसको परफॉर्म करती है, ठीक है। ये ऑर्थोडॉक्स टाइप है, मतलब पहले जो ऑर्थोडॉक्स काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट के सोर्स जो है मंदिर के अंदर ही ये परफॉर्म होता था। और बेसिकली इसमें ये नहीं है कि सिर्फ एक ही कास्ट थे, सभी परफॉर्म करते थे, बट आपको मेनली यहाँ पर ये याद रखना है कि इसका दूसरा नाम था कोथम्बलम था, और इसमें मिज़ावू जो है वो अकम्पनी करता था इंस्ट्रूमेंट, जिसको इन्होंने गलत बोला, बट ये स्टेटमेंट करेक्ट है जहाँ तक मेरे सोर्सेज और जहाँ तक मुझे ये मिला है। अब जेकेएसएसबी का क्या कहना है, वो कुछ भी कर सकता है, जो ऐसे क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है वो तो इसको गलत भी करा ही सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 93rd क्वेश्चन कहता है कल्याण मंडपास वाज अ नोटेबल फीचर इन द टेम्पल कंस्ट्रक्शन। देखो ये क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं था, बट अगर उन बच्चों के लिए डिफिकल्ट नहीं था जो थोड़ा बहुत सिविल सर्विसेज या जेकेएस वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए इजी था। अदरवाइज जो सिर्फ जेकेएसएसबी तक ही थे उन्होंने ये क्वेश्चन नहीं करा होगा, मैं बोल सकता हूँ। तो कल्याण मंडपा नोबल फीचर किसका है, विजयनगरा किंगडम के टेम्पल जो कंस्ट्रक्शन का। देखो तो जो विजयनगरा किंगडम में जो टेंपल बनते हैं ना, उसका एक नोटेबल फीचर है। अब देखो बताता हूँ है क्या बेसिकली। सबसे पहली बात, आगे फ्यूचर के लिए याद रखना, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, इसमें कोई रिप्रेजेंटेशन मत डालना, ये करेक्ट आंसर है। तो बेसिकली ये है विजयनगरा एम्पायर, मैंने आपको बताया हरिहर एंड बुक्का ने फाउंड करा था, ये मैंने आपको आर्ट एंड आर्किटेक्चर में बताया था। इसमें हॉर्स जो है वो कॉमन एनिमल है जो इसमें होता है। इसमें इनका फीचर्स क्या है, ये जो मंदिर बनाते हैं, बड़े बड़े मंदिर होते हैं जिसको बोलते हैं गोपुरम, बड़े बड़े इनका गेटवेज होते थे, राया गोपुरम बोलते थे। इसमें क्या क्या खासियत है, एक तो यहाँ पर अगली बार के लिए याद कर लो, अम्मान श्राइन, ठीक है, अम्मान श्राइन जो है ये भी इनका फीचर है। अच्छा, अम्मान श्राइन क्या होता है, फॉर एग्जांपल जिस डीटी का वो मंदिर है ना, जिस भगवान का वो मंदिर है, उनकी जो फीमेल साथ में डीटी होंगी, मतलब जो वाइफ होती, उनके लिए जो श्राइन बनाई जाती है उसको बोलते हैं अम्मान श्राइन, ठीक है, ये याद कर लेना। तो ये भी विजयनगरा किंगडम्स के जो मंदिर हैं उनमें ये चीज़ देखी गई है, ठीक है, दिस इज क्लियर। उसके साथ साथ एक कल्याण मंडपा भी बनाया गया, एक स्क्वायर सा, बहुत सारे पिलर्स होते थे, तो पिलर्स के ऊपर बहुत सारी डिजाइनिंग की होती, स्क्वायर शेप में एक बनाया जाता है कल्याण मंडपा। वहाँ पर क्या होता है, सेरेमनीज वगैरह होती थी, बोलते थे डेटीज वगैरह की शादी वहाँ पर हो रही है, तो ये सब फीचर्स वहाँ पर होते थे, इसको बोलते थे कल्याण मंडपास, ठीक है। इसका एक फोटो देख लेना, दिमाग में फिक्स हो जाएगा। तो ये विजयनगरा एम्पायर के फीचर थे, ये क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। इसको रिप्रेजेंटेशन के लिए आप बिल्कुल मत डालना, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन डालोगे तो वेस्ट ही होएगा काम, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 94 क्वेश्चन आपका कहता है असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है ये। देखो क्या कहता है, पहली स्टेटमेंट आपकी ये कहती है 94 क्वेश्चन में,
कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर ऑलवेज लॉन्च फ्रॉम द अर्थ इन द ईस्टवर्ड डायरेक्शन। आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है हमेशा अर्थ से लॉन्च होती है ईस्टवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, ईस्टवर्ड डायरेक्शन में ही लॉन्च करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी अर्थ जो है वेस्ट टू ईस्ट जाती है, तो उसको वही डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट में ही भेजेंगे, इसलिए ईस्टवर्ड डायरेक्शन में ही उसको लॉन्च करेंगे। तो ये थोड़ा साइंस का क्वेश्चन था, अगर आपको थोड़ा आपने फिजिक्स अच्छे से पढ़ी होती ये क्वेश्चन हो जाता। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट हो नहीं जानता, वैसे अगर आपने 12th तक फिजिक्स पढ़ी है तो ये नहीं होना था, मैं आपको सच्ची बताता हूँ। ऑल दो 12th में इसका कंसेप्ट है, बट सेकंड स्टेटमेंट आप नहीं कर पाते, ये नहीं समझ पाते रीज़न इसका, अगर आपने 12th तक पढ़े तो। बट बीइंग अ फिजिक्स स्टूडेंट तो मेरे को इसलिए नॉलेज है कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट को हमेशा लॉन्च किया जाता है अर्थ से ईस्टवर्ड डायरेक्शन है, क्योंकि अर्थ जो है वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हो सेम डायरेक्शन में। उसका रीज़न क्या है? रीज़न बोल रहा है द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, यहाँ तक तो ठीक है, एंड सो द सैटेलाइट अटेन्स द एस्केप वेलोसिटी। तो अर्थ वेस्ट टू ईस्ट जा रही है, इसलिए इसको एस्केप वेलोसिटी मिल जाती है। ये चीज़ नहीं है करेक्ट, ये गलत है, यहाँ से आगे गलत है। देखो बेसिकली ये इसलिए किया जाता है कि देखो आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो हम छोड़ते हैं, लाइक वो मून की तरह काम करेगी। जैसे मून जो है वो अर्थ के आगे पीछे चक्कर लगा रहा है, इसने भी लगाना है। तो बेसिकली हमें जब आर्टिफिशियल सैटेलाइट छोड़नी है तो हमें उसका ऑर्बिट जो है वो सेम, मतलब उसकी स्पीड जो है वो सेम होनी चाहिए अर्थ की स्पीड के करस्पॉन्डिंग, ताकि वो जियो स्टेशनरी दिखे हमें। तो बेसिकली इसको वेस्ट टू ईस्ट इस वजह से किया जाता है ताकि सैटेलाइट जो है बेसिकली कौन से ऑर्बिट में आ जाए, जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में आ जाए। इसका ये मतलब नहीं होता कि वो एस्केप वेलोसिटी को कवर करे। तो ये बेसिकली यहाँ पर करेक्ट था, मतलब इसमें असर्शन करेक्ट है आपकी, बट रीजन जो है वो इनकरेक्ट है, रीजन जो है वो करेक्ट नहीं है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर था और जेकेएसएसबी ने भी यही दिया है, यही करेक्ट आंसर है, ठीक है। दिस इज क्लियर। तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है वो लॉन्च होती थी अर्थ से ईस्टवर्ड डायरेक्शन में, करेक्ट है। ताकि और यहाँ से कुछ फैक्ट्स याद कर लो, या अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, मे बी नेक्स्ट टाइम पूछ ले, तो इसलिए किया जाता है ताकि उसको जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में हम डाल सके, ठीक है, इसलिए किया जाता है। तो बाकी एस्केप वेलोसिटी का जो कंसेप्ट है, एस्केप वेलोसिटी देने के लिए हम बूस्टर वगैरह लगा देते हैं, उसमें वेस्ट टू ईस्ट वाला ये कंसेप्ट नहीं चलता है। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर कंप्लीट कंसीडर करना है फॉलोइंग पेयर्स को। ये क्वेश्चन तो यार मतलब ऐसे कोई ही तुक्का लगा दे लग जाए, बट ये क्वेश्चन करने वाला नहीं था यार, सच में बोल रहा हूँ। ये आप तुक्का लगा देते हो सकता था, बट ऐसे नहीं हो सकता था। अब कह रहे हैं कि यहाँ पर एक कंपाउंड है, उसका सोर्स मतलब वहाँ से क्या हम ले सकते हैं। जैसे चॉकलेट से फिनाइल लिथेलमाइन जो है वो हो सकता है, मे बी बायो के बच्चों ने किया हो। ऑयस्टर से एस्पार्टिक एसिड, स्पेनिश फ्लाई से फॉर्मिक एसिड, नटमग से मेरिस्टिसन, ठीक है। देखो सबसे पहली बात, चॉकलेट से आपका फिनाइल लिथेलामाइन होता है, ये करेक्ट है। क्यों? क्योंकि देखो इस क्वेश्चन का आंसर जो है ना ऑप्शन आपका बी है, ऑप्शन बी है इस क्वेश्चन का आंसर। 95 का ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी नहीं सॉरी, ऑप्शन आपका डी है। क्यों ऑप्शन डी है? क्योंकि थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, इनकरेक्ट है, हमें करेक्ट बताना है, तो करेक्ट 1, 2 और 4 स्टेटमेंट है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है और जेकेएसएसबी ने भी यही दिया, तो इसमें मत रिप्रेजेंटेशन वगैरह चक्कर में फंसना। तो चॉकलेट जो है बेसिकली फिनाइल लिथेलमाइन जो है बेसिकली ये उसका सोर्स है, तो बिल्कुल करेक्ट है। क्योंकि ये नर्वस सिस्टम को हमारे जो है, आप चॉकलेट खाते बोलते हैं ना, जब ऐसे सिर दर्द हो रहा, ये वीक हो रहा, तो हमारे कैफाइन वगैरह होता है, कैफीन वगैरह होता है चॉकलेट में, तो उससे भी हो जाता है, हमारा माइंड अलर्ट होता है, एग्जाम में बोलते हैं, तो बेसिकली सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करने में हेल्प करता है, ठीक है। ऑयस्टर से एस्पार्टिक एसिड होता है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, यही वन ऑफ द अमाइनो एसिड है, अल्फा अमाइनो एसिड काइंड ऑफ। तो देखो ये इनकरेक्ट था। स्पेनिश फ्लाई फॉर्मिक एसिड नहीं है, फॉर्मिक एसिड आपको पता है जो आंट होती है वहाँ से होता है फॉर्मिक एसिड, वहाँ आंट जो है वो प्रोड्यूस करती है फॉर्मिक एसिड, जो हमारी बी आंट वगैरह होती है, तो स्पेनिश फ्लाई से फॉर्मिक एसिड का कोई लेना देना नहीं है, इनकरेक्ट था। बाकी नटमग से मेरिस्टिसन, ये भी करेक्ट है। देखो जो मेरिस्टिसन है ना वो नटमग के ऑयल से निकलता है, ठीक है, या ब्लैक पेपर हो गया ये, वो उनसे निकलता है। ये एक मतलब बहुत अच्छी मेडिसिन है नटमग, आप इसका देखना यार, इसको हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, बट ये बहुत हेल्पफुल है, बहुत डिसीज़ को प्रिवेंशन में हेल्प करती है, ठीक है। तो ये करेक्ट था, ऑप्शन थर्ड जो रॉन्ग था। मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता था, मैं नहीं कर सकता इसको, ठीक है। मैं ये आपको इसलिए ये वर्ड बोलता हूँ कि मुझे नहीं आता था, क्योंकि यार देखो आप एग्ज़ाम देके आए हो ना, अब आपको लग रहा है कि आपका नहीं होगा, या आपके दिमाग में 100 थॉट चल रहे होंगे, पेपर कैसा था, क्या लेवल था, तो यार इसको ना थोड़ा ऐसे छोड़ दो कि कैसा था पेपर, वो था वगैरह, जो मुश्किल थे वो सबके लिए मुश्किल है। इसलिए मैं आपको ये चीज़ बोल रहा हूँ, अगर आपने ये जो क्वेश्चन जो नहीं करने वाले थे इसमें अपना दिमाग नहीं चलाया हो, उसको छोड़ देना था यार, उसको छोड़ देना था, तुक्का नहीं लगाना था, तो आपका पेपर निकलने की प्रोबेबिलिटी है। बट अगर आपने ऐसे ही तुक्के लगाए, आपको नहीं पता था बट ऐसे ही लगा के आए हो, तो फिर प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 96 कहता है
पहला ऑप्शन कहता है मलेरिया इज अ लाइफ थ्रेटनिंग मॉस्किटो बोर्न ब्लड डिसीज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। सेकंड कहता है मलेरिया स्प्रेड थ्रू इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो बाइट। थर्ड कहता है R21 मैट्रिक्स एम वैक्सीन बिकम द फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन टू अचीव WHO प्री क्वालिफिकेशन। ठीक है, ऑप्शन बी तो सबको पता था कि मलेरिया जो है वो फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो से होती है। थर्ड स्टेटमेंट जो है वो किसी को नहीं पता हुई होगी, ये स्टेटमेंट करंट अफेयर का पार्ट है, बेसिकली करंट अफेयर में ही था ये गलत है। ठीक है, ये पिछले साल की न्यूज़ है, ये गलत है क्योंकि मैट्रिक्स जो R21 या मैट्रिक्स एम वैक्सीन है ना, वो पहली मलेरियल वैक्सीन नहीं है जिसको WHO का प्री क्वालिफिकेशन मिला है। ये दूसरी ऐसी है जो इसको डेवलप करा है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने, और सीरम इंस्टीट्यूट जो है पुणे में वो इसको बना रहा है। बट ये सेकेंड है, ये फर्स्ट नहीं है, सेकेंड है। ये स्टेटमेंट गलत थी थर्ड वाली। ठीक है, ये सेकंड है। पहली वाली कौन सी थी? पहली वाली का नाम है RTS। क्या नाम है? RTS S/A/SO/S01। तो ये वैक्सीन है बेसिकली जो फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन बने जिसको WHO प्री क्वालिफिकेशन मिला है। ठीक है, अब दूसरी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, ये सबको पता है, फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो कैरी करती है। अब फर्स्ट स्टेटमेंट जो है इन्होंने देखो JKSSB ने जो इसका आंसर दिया है, इन्होंने आंसर दिया ऑप्शन बी करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन बी। बट मेरा जहां तक कहता है साइकी कहता है, मैं अपने अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, अब आप देख लेना रिप्रेजेंटेशन डालने की नहीं, मेरे को ऐसा लगता है ये फर्स्ट स्टेटमेंट में कुछ कमी नहीं है, ये स्टेटमेंट करेक्ट लग रही है मेरे को। फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, कहता है मलेरिया इज अ लाइफ थ्रेटनिंग मॉस्किटो बोर्न डिसीज। तो मॉस्किटो की वजह से होती है, लाइफ थ्रेटनिंग है, तो बिल्कुल लाइफ थ्रेटनिंग है ये डिसीज। ये इनकी WHO की ऑफिशियल वेबसाइट में लिखा हुआ है, अगर मैं वहाँ से बताऊँ तो वहाँ पे लिखा हुआ है मलेरिया इज अ लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज स्प्रेड टू ह्यूमन। ये वो डेफिनेशन दे रहे हैं, स्प्रेड टू ह्यूमन्स बाय सम टाइप ऑफ मॉस्किटो। ठीक है, बाय सम टाइप ऑफ मॉस्किटो, तो बेसिकली लाइफ थ्रेटनिंग तो है, मॉस्किटो बोर्न है। ब्लड डिसीज देखो, अब यहाँ पर वो कर सकते हैं गलत, देखो होती ये ब्लड से ही है, प्रॉब्लम पहले ब्लड में ही जाती है फिर लीवर तक पहुंचती है, तो इसको ब्लड डिसीज कंसीडर किया जा सकता है। अब JKSSB ने इसको देके गलत किया, इतना दिमाग तो है नहीं, इन्होंने कहीं से क्वेश्चन सीधा सीधा उठाना है या उड़ा देना, पता नहीं क्या किया हुआ है। कॉज बाय प्रोटोजोआ, देखो कॉज इसको प्रोटोजोआ ही करता है। आपने सुना होगा ना कि प्रोटोजोआ बेसिकली प्लाज्मोडियम सुना होगा, जीनस प्लाज्मोडियम है, और बेसिकली है ये प्रोटोजोआ जो इसको कॉज करता है। तो इस ब्लड की वजह से, ऑल्दो ये ब्लड ही है बट ये बाद में लीवर को इम्पैक्ट करती है, तो मे बी लीवर सोच के गलत कर दिया इस स्टेटमेंट को, बट मुझे ऐसा लगता नहीं है, मुझे फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट ही लगे, तो 1 और 2 होना चाहिए था इसका, बट उन्होंने नहीं माना है। तो अब आप रिप्रेजेंटेशन अपने अकॉर्डिंग देख लेना, बट मेरे अकॉर्डिंग 1 और 2 होना चाहिए, बट आप डालोगे तो क्या पता फिर वो क्या करते हैं आगे इसका, वो वैसे भी ठीक नहीं करते हैं। तो अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, तो जो बेसिकली इसको प्रोटोजोआ कॉज करता है, जीनस उसका प्लाज्मोडियम है। ठीक है, तो इसके अंदर जो स्पीशीज़ जैसे फाल्सीपरम है, वाइवैक्स है, ओवल है, मलेराई है, ये स्पीशीज़ आ जाती हैं 4 जो बेसिकली मलेरिया को कॉज करते हैं। इसको स्प्रेड फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो करती है, और R21 वाली सेकेंड मलेरियल वैक्सीन बनी है जिसने WHO प्री क्वालिफिकेशन करा है। ठीक है, आई होप दिस क्वेश्चन, अभी तक 2 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं जिसमें 2-3 क्वेश्चन हो चुके हैं जिसमें मुझे लगता है आप रिप्रेजेंटेशन फिल कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द टर्म वर्ल्ड कॉइन, आपकी टर्म है वर्ल्ड कॉइन जो रिसेंटली न्यूज़ में देखी गई थी, वो क्या है बेसिकली। ठीक है, वर्ल्ड कॉइन क्या है हमें बताना है। तो देखो वर्ल्ड कॉइन क्या है, मैं डायरेक्टली वर्ल्ड कॉइन अगर बताऊं आपको, इसको लॉन्च करा है, ये अगस्त 2023 की न्यूज़ है, इसको लॉन्च करा है OpenAI ने, बहुत पुरानी न्यूज़, अगस्त 2023 की, मतलब 1 साल पहले की न्यूज़ है। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ करंट अफेयर्स कितना पढ़ लोगे यार, आप बोलते 6 महीने, 2 महीने, 3 महीने में पूछो कहाँ का पूछा है। तो OpenAI ने बेसिकली इसको लॉन्च करा, OpenAI ने लॉन्च करा है, और बेसिकली OpenAI पता है ना आपको, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएटिंग जो है वो हमारे पास एक एजेंसी है, हम बोल सकते हैं एक कंपनी है, उसने, ये बेसिकली एक इनिशिएटिव है जिसमें एक डिजिटल नेटवर्क क्रिएट किया जा रहा है जिसमें हर कोई जो है वो क्लेम कर सकता है कुछ काइंड ऑफ स्टेक एंड ज्वाइन द डिजिटल इकॉनमी। तो डिजिटल इकॉनमी को आप ज्वाइन कर सकते। इसमें पता है क्या बेसिकली OpenAI में क्या है, इसमें इन्होंने एक ऑर्ब करके एक डिवाइस बनाया है, एक बायोमेट्रिक डिवाइस है जो आपके इरिस को, मतलब आपकी आंखों को डिटेक्ट करेगा, फिर ऑथेंटिफिकेशन मिलेगी, ये वही पर्सन है, फिर आप जा सकते हो, आपको क्रिप्टो करेंसी मिलेगी, आप उसके तहत ट्रेड कर सकते हो, डिजिटल इकॉनमी क्रिएट होगी, वो सारी चीज़, मतलब एक बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन के थ्रू आपको डिजिटल वर्ल्ड में, डिजिटल इकॉनमी में लेके जाने के लिए वर्ल्ड कॉइन जो है ये वो कंसेप्ट है, और OpenAI ने इसको डेवलप करा है। ठीक है, ये करंट अफेयर का पार्ट था, और ये जो JKSSB ने भी इसका यही आंसर दिया, ये करेक्ट है। अब नेक्स्ट देखो जो क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ NPCI। तो NPCI जो हमारे नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है, इसका जो है इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है। देखो ये क्वेश्चन आप अपनी नॉलेज से थोड़ा लगा सकते थे। देखो कहता है टू प्रोवाइड सेफ सिक्योर एंड एफिशिएंट रिटेल पेमेंट इन इंडिया। देखो पहली बात NPCI का काम क्या है,
एनपीसीआई जो है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आप जब भी देखते हो या जो भी आपका पेमेंट सिस्टम है वो सारा एनपीसीआई ही प्रोवाइड करता है। इसका मतलब है कि इंटायर जो इंडिया का बैंकिंग सिस्टम है, चाहे वो डिजिटली जो भी आप कर रहे हो, डिजिटली कर रहे हो या कुछ भी कर आप जो करते हो, तो उसके लिए बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है एनपीसीआई हमें। मतलब जो हमारा रिटेल पेमेंट है और कोई भी सेटलमेंट सिस्टम है उसको देखता है, नॉन फॉर प्रॉफिट है, ये आप सबको पता है। अब देखो इसका मतलब पहली स्टेटमेंट करेक्ट है ये कि सेफ, सिक्योर, एफिशिएंट रिटेल पेमेंट सिस्टम हो इंडिया में, एनपीसीआई का ये ऑब्जेक्टिव है। टू रेगुलेट द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया, इसको 1 मिनट रखो। टू प्रमोट डिजिटल पेमेंट एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन, तो बिल्कुल अगर ये बैंकिंग सिस्टम को जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है तो फाइनेंशियल इंक्लूजन को भी बढ़ा रहा है, डिजिटल पेमेंट को बढ़ा रहा है, भीम शीम एनपीसीआई सबको पता है आपको। टू प्रोवाइड अ रेंज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, ये भी करेक्ट है। देखो यहाँ पर ये गलत पता कैसे हो गया, ये कह रहा है टू रेगुलेट द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया। भाई एनपीसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है ताकि डिजिटल इकोनॉमी बढ़े, फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़े, बट रेगुलेट करने का काम इसके पास कहां पे भाई? रेगुलेट तो आरबीआई से भी ऐसी बॉडी करे, तो आरबीआई मेनली रेगुलेट करता है बैंकिंग सिस्टम को, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। बेसिकली देखो ना, जब भी रेगुलेट करने की बात आएगी तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहाँ रेगुलेट करेगी यार? वो तो मेन जो हमारी स्टैट्यूटरी बॉडी है जैसे आरबीआई है वो रेगुलेट करेगी, तो ऑप्शन बी इसका जो है वो करेक्ट है। नॉट एन ऑब्जेक्टिव पूछा तो ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये आरबीआई का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका ये आंसर, तो जेकेएसएसबी ने भी यही दिया है, तो ये क्वेश्चन करेक्ट है, इसमें आप रिप्रेजेंटेशन फिल नहीं करना, कोई बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 99, आपने इनको अरेंज करना था क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। देखो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा होता ना अच्छे से, ठीक है, थोड़ा भी अच्छे से पढ़ा होता आप इस क्वेश्चन को कर लेते। कैसे कर लेते मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे 2 चीज़ें मैंने आपको अच्छे से बताई थी, कौन सी? एक वियना कन्वेंशन और दूसरा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मैंने आपको ध्यान से सुनो, जो मैंने आपको ये सारे प्रोटोकॉल पढ़ाए थे ना, मैंने ओजोन लेयर डिप्लीशन के रिलेटेड 2 प्रोटोकॉल आपको बताए थे, एक था वियना कन्वेंशन और दूसरा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो फ्यूचर के लिए भी याद करो कैसे करना है। देखो मैंने आपको बताया था कि वियना कन्वेंशन भी कन्वेंशन था टूवर्ड्स ओजोन लेयर प्रोटेक्शन, बट इसमें लीगल फ्रेमवर्क नहीं आता। लीगल फ्रेमवर्क बाद में किसमें आया था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो ये इतना एफिशिएंट नहीं था, इसलिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में लीगल फ्रेमवर्क आया था। इसका मतलब वियना कन्वेंशन के बाद ही आपका क्या आना था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आना था, ठीक है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का टाइम सबको पता था, 1987 का टाइम था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का, ठीक है। बाकी अगर आपको और कुछ नहीं पता होता, क्योटो प्रोटोकॉल तो सबको पता था ना। क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में भी मैंने अच्छे से आपको, वैसे तो मैंने बेसल नॉर्म्स भी बताए थे कब आए थे, बट क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में आया था, ये भी मैंने आपको बताया हुआ था। देखो यहाँ से आपको कुछ तो समझ आ गया होगा कि वियना के बाद मॉन्ट्रियल आना चाहिए, मतलब आपका 3 के बाद 2 आना चाहिए। तो देखो कौन से ऑप्शन में 3 के बाद 2 आ रहा है। सिर्फ अगर आपको ये भी पता होता ना तो आप इस आंसर तक पहुंच सकते थे, ठीक है। इसका आंसर सी था, ऑप्शन सी था। मतलब पहले था वियना कन्वेंशन, उसके बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, देन उसके बाद था हमारा बेसल कन्वेंशन, देन हमारा क्योटो प्रोटोकॉल लास्ट। अगर नहीं पता यार, बेसल नहीं पता है, क्योटो नहीं पता है, जस्ट इतना मेरा कहने पे ये 2 वर्ड याद होते ना कि वियना कन्वेंशन जो था वो इफेक्टिव नहीं था। वियना कन्वेंशन में जस्ट एक फ्रेमवर्क बना था, बट पूरी इसमें कोई बाइंडिंग नहीं थी, इसलिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया था। ये मैंने कितनी बार आपको बताया था। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वियना के तो बाद ही आया है, तो वियना के बाद देखो वियना का ऑप्शन है 3, उसके बाद मॉन्ट्रियल है 2, तो 3 के बाद 2 आना चाहिए। तो देखो यार किस ऑप्शन में 3 के बाद 2 था, तो यही एक ऑप्शन था जिसमें 3 के बाद 2 था। और यहाँ पर हो सकता था 3 1 2, आप यहाँ पर भी मान सकते हो 3 के बाद जो है वो 2 के बीच में 1 आ जाता, बट 1 आपको पता है क्योटो प्रोटोकॉल तो 1997 में हुआ है, तो हमारा मॉन्ट्रियल वाला तो 1987 में था, 16 सितंबर 1987, इसलिए तो ओजोन डे बनाते हो ना उस दिन। तो बेसिकली ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर था और जेकेएसएसबी ने भी यही दिया है, ठीक है। इस तरह से आपने क्वेश्चन पढ़ के जाने होते हैं नेक्स्ट एग्जाम्स में। भाई ये तो ना जिसने वीडियो देखी होगी ना, 3 दिन पहले ही, पेपर से 3-4 दिन पहले ही मैंने जो जीके एंड करंट अफेयर की वीडियो लाई थी, मैंने आपको 18 के 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स की लोकेशन बताई थी। मैंने बोला था क्वेश्चन आएगा, वहाँ पर वो वीडियो देख लेना, ये वर्ड मेरे बोले हुए हैं, तो आपने अगर इग्नोर किया होगा तो आपकी गलती है। तो कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, इसमें तो मैं चिल्लाया था कि मतलब हिमाचल प्रदेश याद कर लेना, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश है। जेकेएसएसबी ने ये दिया है। 18 बायोस्फीयर रिजर्व की लिस्ट भी मैंने शेयर करी थी, पढ़ाया हुआ अच्छे से, तो आगे वाले फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप उन वीडियोज़ को देख सकते हो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 101 क्या कहता है, विच आर द फॉलोइंग आर टॉक्सिक एयर पॉल्यूटेंट, इनमें से कौन से टॉक्सिक एयर पॉल्यूटेंट है? आर्सेनिक, एस्बेस्टोसिस, बेंजीन या पोटेशियम क्लोराइड। तो कौन से हैं? देखो यहाँ पर अगर आपको पता है तो ठीक है, अदरवाइज गलत हो भी सकता है। देखो इसने जो भी है इसने ऑप्शन डी मार्क किया, बट इसका आंसर ऑप्शन सी है। पोटेशियम क्लोराइड जो है इतना टॉक्सिक नहीं है एज एन एयर पॉल्यूटेंट, तो ऑप्शन जो सी है इसका करेक्ट था। तो इसमें आप नहीं जाना फॉर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 102, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट कंसिडर्ड बाय मिलेनकोविच इन हिज मैथमेटिकल मॉडल ऑफ क्लाइमेट। भाई ये इतना मतलब डीप क्वेश्चन है ना,
ये यूपीएससी भी ना पूछे ज्योग्राफी ऑप्शनल वालों को, पता नहीं कहाँ पूछ रहे हैं। तो इनमें से किसको कंसीडर मिलंकोविच ने नहीं करा था अपने मैथमेटिकल मॉडल ऑफ क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड? उसने मैथमेटिकल मॉडल लिया था जिसमें उन्हें एसेंट्रिसिटी, ऑब्लिक्विटी और प्रिसेशन 3 चीज़ों का कंसेप्ट लिया था। तो 3 इसमें लिखी हुई है, चौथी कौन सी जो नहीं है वो हमें बतानी है। तो नॉट कंसीडर वाला इसने पूछा था, तो इसका ऑप्शन सी है। प्रिसिशन ऑफ इक्विनॉक्सिस की जो प्रिसिशन है इसको हमने कंसिडर नहीं करना। देखो ये मिलंकोविच का जो साइकिल है ना, उसमें क्या आ जाता है, सबसे पहली बात इसमें आ जाती है क्या क्या चीज़ें इन्हें कंसीडर करी थी। पहली, शेप ऑफ अर्थ ऑर्बिट, ये याद कर लो फ्यूचर के लिए, शेप ऑफ अर्थ ऑर्बिट। तो अर्थ के ऑर्बिट की शेप कैसी है, देखो ये एसेंट्रिसिटी जो है ना, इसी को बोलते हैं शेप ऑफ अर्थ ऑर्बिट, इसको बोलते हैं एसेंट्रिसिटी। कैसे है, ओवल शेप है या वैसे वैसे, तो इसको इसने कंसिडर किया था, तो इसको कंसिडर किया, पहला ये है। दूसरा जो है कि एंगल क्या है, मतलब किस एंगल पे अर्थ का ऑर्बिट जो है, और देखो ना फॉर एग्जांपल अर्थ जो है, ऐसे समझो अर्थ का ऑर्बिट इस तरफ, प्लेन इस तरफ है जिसके अलॉन्ग अर्थ ऑर्बिट कर रहा है, ये प्लेन है, तो उसके साथ कितना एंगल बना रही है, इसको बोलते हैं ऑब्लिक्विटी। मतलब अर्थ जिस एक्सिस पे रोटेट कर रही है ना, वो इस प्लेन के साथ कितने डिग्री पे एंगल बना रही है, इसको बोलते हैं ऑब्लिक्विटी। तो बेसिकली उसको भी लिखता है, ये ऑप्शन ए में लिखा हुआ था, द चेंज इन द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ, तो ये उसका था। और तीसरा था द डायरेक्शन, वो डायरेक्शन जहाँ पे अर्थ एक्सिस ऑफ रोटेशन इज पॉइंटेड आउट। अर्थ एक्सिस ऑफ रोटेशन किस डायरेक्शन में पॉइंटेड आउट है, तो बेसिकली रोटेशन ऑफ अर्थ अपनी एक्सिस में किस डायरेक्शन में पॉइंटेड आउट है, मतलब जिसको प्रिसिशन बोलते हैं, तो उसको भी बेसिकली 3 पॉइंट यहाँ पर कंसिडर किया था। तो ये जो है प्रिसिशन ऑफ इक्विनॉक्सिस वो कंसिडर नहीं किया था, उसको छोड़ के तीन ही चीज़ें इसने कंसिडर करी थी और तीनों ही ऑप्शन में पड़ी हुई थी, चौथी नहीं थी। कौन सी थी? पहली है कि अर्थ ऑर्बिट की शेप कैसी है, उसको बोलते हैं उसकी एसेंट्रिसिटी। सेकंड की अर्थ की जो एक्सिस है वो कितना एंगल बना रही है, किसके साथ? प्लेन के साथ, जिस प्लेन पे अर्थ, जिस प्लेन के ऊपर जो है अर्थ जो है रोटेट करे, वो जो प्लेन है ना ऑर्बिटर प्लेन, उसके साथ कितना एंगल, जिसको बोलते हैं ऑब्लिक्विटी। और वो डायरेक्शन जिसमें अर्थ एक्सिस ऑफ रोटेशन इज पॉइंटेड, जो अर्थ की एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो किस डायरेक्शन में पॉइंट, जैसे अर्थ की एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो किस डायरेक्शन में पॉइंट ऑफ कर रही है, प्रिसिशन जिसे कहते हैं, तो वो ये 3 चीज़ें ने कंसिडर करी थी, प्रिसिशन ऑफ इक्विनॉक्सिस नहीं था। ये बहुत डीप क्वेश्चन है यार, पता नहीं कहाँ से उठा के डाल दिया इन्होंने, इसका कोई सेंस भी नहीं बनता था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 103। देखो इस क्वेश्चन में मैं आपको बताता हूँ कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। मुझे इतना नहीं लगता कि जेकेएसएसबी इसको करेक्ट करेगा, बट अगर अंडर रूल देखा जाए इसको करेक्ट करना चाहिए। इनकी गलती है, इनकी गलती की वजह से ये इनकी गलत इन्होंने आंसर दिया हुआ है, इनकी क्वेश्चन फ्रेमिंग गलत है, इस वजह से क्वेश्चन गलत है, बट ये मुझे नहीं लगता देंगे। अब आप डिसाइड कर लें। देखो कहता है कि बेसिकली ये ट्राइब्स हैं, एक है थाडो ट्राइब, उसकी बात कर रहा है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो इनहेबिटिंग असम, जो असम में रहते हैं। सेकंड, बोरो या बोडो जो है ग्रुप ऑफ पीपल जो है इनहेबिटिंग, जो मणिपुर में रहते हैं। ठीक है, पहली सेकंड स्टेटमेंट गलत है, इसमें तो कोई शक नहीं है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो बोडो है वो बेसिकली मणिपुर में नहीं रहता है, बोडो जो असम और मेघालय वाले रीजन में रहता है, तो ये तो गलत ही थी स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये तो गलत थी। अब इन्होंने पता क्या, इन्होंने इसका आंसर दिया ऑप्शन डी। इन्होंने बोला हुआ कि पहली स्टेटमेंट भी गलत है, दूसरी भी गलत। देखो अब मैं बता दूँ, सुनो ध्यान से। जो थोडाओ जो ग्रुप है ना, जो एसटी पॉपुलेशन है, वो सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? मणिपुर में। बेसिकली इन्होंने स्टेटमेंट को उल्टा कर दिया, बोडो जो है सबसे ज़्यादा असम में पाई जाती है, थोडाओ सबसे ज़्यादा मणिपुर में पाया जाता है। ठीक है, तो थोडाओ जो है वो असम में नहीं, सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है? मणिपुर में पाया जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है? गलत है, इसलिए इन्होंने नीदर 1 नीदर 2 दे दिया। बट मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, इन्होंने स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है? थोडाओ इज अ ग्रुप ऑफ पीपल इनहेबिटिंग असम। इन्होंने ये नहीं लिखा है थोडाओ इज अ मेजर ग्रुप ऑफ पीपल इनहेबिटिंग असम। तो बेसिकली जो थोडाओ है ना, वो जो है वो मेघालय में तो पाए जाते हैं, मणिपुर में तो पाए जाते हैं, मैक्सिमम 97% वो मणिपुर में ही पाए जाते हैं, बट इनके 600-700 इनहेबिटेंट जो है वो असम में भी रहते हैं। तो अगर इस वे में देखा जाए 600-700 लोग तो असम में रहते हैं, और इस स्टेटमेंट में कोई मेजोरिटी की बात थोड़ी हुई है, इसमें जस्ट ये बोला हुआ है थोडाओ एक ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो असम में रहते हैं, तो बिल्कुल 700 लोग तो रहते हैं ना। उस वे में सोचा जाए तो इसका आंसर बोथ 1 और 2 बनना है, बट ये नहीं देंगे। मैं आपको बता देता हूँ, आप कर लो रिप्रेजेंटेशन फिल अगर आपका लग रहा है कि ऐसे मार्जिन पे है, बट ये नहीं देंगे। बट अंडर रूल ये क्वेश्चन गलत है। अगर सच में इनको क्वेश्चन फ्रेम करना आता तो ये क्वेश्चन ऐसे फ्रेम नहीं हो सकता। ये ऐसे लिखते कि थोडाओ मेजर ग्रुप है कहाँ पर, जो ट्राइबल पॉपुलेशन है डेट इनहेबिटिंग असम, इनहेबिटिंग मणिपुर, फिर वो करेक्ट होता। और अगर ऐसे लिखते कि थोडाओ मेजर ग्रुप है जो इनहेबिट करता असम में, तो मैं इसको गलत मार्क कर लेता और नीदर 1 और नॉट 2 आ जाता, क्योंकि मेजोरिटी ग्रुप असम में नहीं रहता, थोडाओ का मणिपुर में रहता। बट इन्होंने क्वेश्चन ही गलत फ्रेम करा हुआ है। ठीक है, पता नहीं कहाँ से उठा के सीधा सीधा डाल दिए यहाँ पर, तो ये क्वेश्चन गलत फ्रेम है। तो अब आप देख लो, आप अपने अकॉर्डिंग इसकी रिप्रेजेंटेशन आपने डालनी है कि नहीं। मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया, इसमें प्रॉब्लम क्या है। देखो इस क्वेश्चन में ना, मतलब आपको बहुत ऐसे दिक्कत आई थी कहाँ से उठा, अभी भी ऐसे 1-2 और क्वेश्चन है जो इन्होंने फ्रेमिंग
फ्रेमिंग ही गलत है। अब उस क्वेश्चन में आप रिप्रेजेंटेशन डालो, इनकी फ्रेमिंग ही गलत है यार, उसमें कर क्या लोगे आप? तो ये बाद में मानेंगे तो नहीं, मुझे इनका पता है, इनको खुद तो ऐसे पता नहीं कहाँ से इन्होंने लोग रखे हुए हैं जो पेपर सेट करते हैं, मुझे खुद समझ नहीं आती क्या करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अरेंज द फॉलोइंग स्टेट इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ देयर एरिया। तो एरिया के बेसिस में डिसेंडिंग ऑर्डर में स्टेट्स को लगाया, मतलब सबसे बड़ी ऊपर, डिसेंडिंग मतलब सबसे बड़ी ऊपर, एरिया वाइज उससे कम उससे कम उससे कम। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं था, ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए था, मैं तो यही कहूँगा, ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए था, ये क्वेश्चन बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं था, सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा एरिया किसका है? राजस्थान का, ठीक है, यहीं पर देख लो यार, बस इतना करना था, डिसेंडिंग में लगाना था ना, तो सबसे पहले वही आना था जिसका सबसे बड़ा एरिया था। तो सबसे बड़ा एरिया किसका था? राजस्थान का, सोचना भी नहीं था यार, बस ऑप्शन बी पे लगा देंगे, पहला ऑप्शन यहीं पर है, ठीक है। तो इसका बेसिकली डिसेंडिंग ऑर्डर में बता देता हूँ, सबसे बड़ा एरिया है राजस्थान का, राजस्थान से कम एरिया आ जाता है मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश से कम एरिया आ जाता है महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र से कम एरिया आ जाता है किसका? महाराष्ट्र से कम आ जाता है हमारा एरिया यूपी का, ठीक है, यूपी का। और यहाँ पर आपका ऑप्शन कर्नाटका, तो कर्नाटका लास्ट में, कर्नाटका यूपी के बाद भी बाहर आता है, ठीक है। तो चार तो पहले याद कर लिया करो, सबसे ज्यादा राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और यूपी। एरिया वाइज मैं आपको बता, नॉट पॉपुलेशन वाइज, डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा राजस्थान का, सबसे छोटा गोवा का है स्टेट्स में, ठीक है, ऐसे चलता है। I hope this question is clear to you. Next question number 105. With reference to the dams and rivers, consider the following dams reservoir, और हमें बताना उनकी प्लेस। पहली गोविंद सागर रिजर्वायर, देखो यार ये मैंने आपको पढ़ाया था, जो जीके एंड करंट अफेयर्स में सारे बताए थे कौन से कहाँ पर है, एक तो बताया था कौन सी रिवर पे है, कौन सी स्टेट में, ये सब बताया था। जैसे गोविंद सागर रिजर्वायर जो है, गोविंद सागर कहाँ पर था? गोविंद सागर सतलुज रिवर पे था, ठीक है, सतलुज रिवर पे था। गोविंद सागर जो है सतलुज रिवर पे था, ये करेक्ट है, इसमें तीनों ही करेक्ट है। गोविंद जो है सागर जो है ये सतलुज रिवर पे ही है, और ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। महाराणा प्रताप सागर रिजर्वायर ब्यास रिवर पे ही है, इसको पोंग डैम भी बताया था आपको, नाम से पोंग डैम भी कहते हैं इसको। तो ये ब्यास पे ही है, ये भी कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में, ठीक है। उसके बाद जो है हमारा ये कहाँ पर है? सॉरी रुक जाओ यार, मैंने गलत बता दिया आपको। देखो गोविंद सागर जो रिजर्वायर है आपका, ये सतलुज पे ही है, ठीक है, बट ये डिस्ट्रिक्ट गलत बता दी थी। ये कौन सी? ये बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है यार, बिलासपुर। ऑल दो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं है, बट फ्यूचर के लिए रेफरेंस के देख लो, ये बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है, हिमाचल प्रदेश की, ठीक है, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है, हिमाचल प्रदेश की। महाराणा प्रताप सागर ब्यास पे ही है, इसको पोंग डैम भी कहते हैं, ये याद कर लो, ये कांगड़ा में है, ये भी हिमाचल प्रदेश में है। और चमेरा डैम जो है ये रावी रिवर पे ही है, चंबा डिस्ट्रिक्ट में है, चंबा डिस्ट्रिक्ट में, पहले इनको उल्टा बोल दिया, चंबा डिस्ट्रिक्ट में, हिमाचल, सारे हिमाचल प्रदेश के ही थे और मेजर नाम वाले थे। तो ये तो आपका बनता ही था तैयार करके जाना, क्योंकि आपको होना चाहिए कि ये चीज़ें तो एग्जाम में पूछी जाती है, और मैं आपको बोल भी रहा था डैम्स के रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब ये करंट क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था यार, इसमें आपको देविका नदी के बारे में वैसे भी पता है, तो अगर आपको पता होता थोड़ा भी तो आप कर लेते। कहता है देविका रिवर ओरिजिनेट होती है हिमाचल प्रदेश में, यही स्टेटमेंट गलत है। तो पहली स्टेटमेंट को अगर आप गलत करोगे तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन भी, बाकी तो देखने की जरूरत ही नहीं। आपको पता है ना देविका रिवर कहाँ पर है यार? उधमपुर में शुद्ध महादेव टेम्पल से देविका रिवर निकलती है, गंगा की बहन भी इसको बोलते हैं, रावी को ज्वाइन कर लेती है। तो ये दोनों स्टेटमेंट वही है, रिलीजियस सिग्निफिकेंस की वजह से इसको सिस्टर ऑफ रिवर गंगा भी कहते हैं, वेस्टर्न पंजाब में जाती है और रावी रिवर को मर्ज करती है। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट थी, बट अगर आपको यही पता होता है देविका रिवर जम्मू कश्मीर की है, ऑप्शन 1 को एलिमिनेट करते तो ऑप्शन 2 एंड 3 आपका करेक्ट हो जाता। ऑप्शन बी इज द करेक्ट स्टेटमेंट। जेकेएसएस भी नहीं दिया है, यही दिया हुआ है, तो कोई यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन आप फुल नहीं करोगे। 107 वेरी सिंपल क्वेश्चन के NH जो 27 है, देखो लॉन्गेस्ट ऐसे आ जाता है NH 44, ऐसे आ जाता है कौन सा? NH27। तो NH27 किसको कनेक्ट करता है? पहला बोल रहा है दिल्ली से कलकत्ता जाता है, गलत। लॉन्गेस्ट हाईवे, लॉन्गेस्ट NH44 है। NH23 कनेक्ट करता है पोरबंदर गुजरात को सिलचार असम के साथ, वेरी करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। 3 स्टेट नहीं, अरे 3 से ज़्यादा सही जो है वो मूव करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो HBJ, अगर आपने ध्यान से सुना, अगर आपने मेरी ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन वाली वीडियोस देखी होती ना, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन वाली मेरी एक प्लेलिस्ट थी, वहाँ पर मैंने ये पढ़ाया हुआ है। एक NH27 में बताया था, HBJ पाइपलाइन के बारे में भी बताया था, ठीक है। नेचुरल गैस को ट्रांसपोर्ट किया, 2-3 पाइपलाइन थी, उसमें HBJ थी। HBJ की फुल फॉर्म क्या थी? हजीरा, ठीक है, गुजरात से, विजयपुर से होते हुए और जगदीशपुरा यूपी में आके इनको कनेक्ट करने वाली पाइपलाइन है। बेसिकली इसके थ्रू नेचुरल गैस जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है, और गेल ने बनाई, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, नेचुरल गैस ट्रांसपोर्ट होती है। तो नेचुरल गैस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द हेडक्वार्टर नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे लोकेटेड। देखो यार, अगर ये क्वेश्चन आपने गलत किया होगा ना, तो मतलब लिटरली यार मतलब गुस्सा आ जाएगा फिर, क्योंकि आपको मैंने
ये पढ़ाया था, सारे आपको मैंने ऐसे मैप बना के बताए थे, जो हमारी रेलवे जोन्स हैं सारी याद करवाई थी, ट्रिक्स भी बताई थी, यहाँ से यहाँ ये पढ़ता है ये पढ़ता है। और मैंने इवन आपको जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स के मैराथन सेशन में भी बोला था कि रेलवे जोन ज़रूर देख के जाना, एक आधा क्वेश्चन फंस जाता है एग्जाम में, तो वो क्वेश्चन आया हुआ है। तो नॉर्थ ईस्टर्न रेलवेज़ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर गोरखपुर में। कहाँ पर है? गोरखपुर में। JKSSB ने यही दिया है, ये करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इंडियन न्यूज़पेपर इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बेस्ड ऑन देयर फाउंडिंग ईयर्स के बेसिस में, कब ये फाउंड हुए उसके बेसिस में आपने इनको क्या करना है, अरेंज करना है न्यूज़पेपर को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 11 जो है ना, इसका JKSSB ने आई थिंक क्वेश्चन का ऑप्शन दिया है, इसका क्या दिया हुआ है, कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन 110, हाँ ऑप्शन डी दिया हुआ है इसका, कि पहले नंबर पे अमृत बाजार पत्रिका, यही दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो ना, मुझे ये लगता है ये क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन गलत है, इसको डिस्कार्ड कर देना चाहिए। अब JKSSB का मैं कुछ बोल नहीं सकता, क्यों? क्योंकि देखो जहाँ तक मेरे को ये क्वेश्चन नहीं आता यार, ये कौन याद करता है किसके कितने ईयर हैं, पर मैंने जहाँ तक देखा है अमृत बाजार पत्रिका का टाइम 1868 का टाइम था, 1868 का टाइम था। ठीक है, उसके बाद ये जो हिंदुस्तान वाला है ना, ये 1936 का टाइम बता रहा है। ठीक है, केसरी जो है ये करेक्ट है, केसरी 1881 का है। ठीक है, केसरी 18, और ये जो है मथुभूमि ये जो है 1923 का है, ये जो बता रहा है इसके अकॉर्डिंग। अब देखो अगर मैं इसके अकॉर्डिंग चलता हूँ तो पहले नंबर पे आना चाहिए मेरा 2, उसके नंबर पे आना चाहिए 1, उसके नंबर पे आना चाहिए मेरा 4, उसके नंबर पे उसके बाद आना चाहिए 3, तो 2 1 4 3, ऐसा ऑप्शन यहाँ पर है ही नहीं। इन्होंने जो आंसर दिया 2 के बाद 3 दिया, 3 मतलब ये बोलते हैं पहले अमृत बाजार पत्रिका आई, उसके बाद हिंदुस्तान आया, उसके बाद केसरी, बट नहीं, केसरी तो 1881 में। आप मुझे समझ नहीं आता, जहाँ भी मैंने सर्च करा है जो हिंदुस्तान न्यूज़पेपर है ये मुझे हर जगह पे यही 1935 36 ये वाला टाइम ही दिखा रहा है। तो बेसिकली मुझे तो इसका कुछ लगा नहीं, ये क्वेश्चन डिस्कार्ड होना चाहिए। अब इसका कोई भी आंसर फ्रेम नहीं हो रहा है। ठीक है, कोई भी आंसर इसका नहीं बन रहा है, इसका आंसर 2 1 की फॉर्म में बनना चाहिए, बट वो ऑप्शन ही नहीं है, तो मतलब मैं नहीं मान सकता इसका आंसर क्या है। तो बट आप देख लेना रिप्रेजेंटेशन, आप खुद भी इस पर सर्च करो, मैंने जहाँ तक सर्च करी है तो ये क्वेश्चन डिस्कार्ड होना चाहिए। ठीक है, तो अब देख ले आप, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन जो है ना, ये तो मतलब अब मैं इनकी टाइपिंग एरर मांगूँ या दिमाग का एरर मांगूँ, मैं क्या बोल सकता हूँ। नोबेल प्राइज़ 2021 का बोला हुआ है, बट ये सारे नोबेल प्राइज़ विनर 2023 के हैं। कौन से हैं? 2023 के। ये उस बेसिस में अगर देखें ना, ऐसे तो ये क्वेश्चन डिस्कार्ड होना चाहिए, इस क्वेश्चन का सबको मिलने चाहिए, सबको मार्क्स मिलने चाहिए, क्योंकि इनकी गलती है। इन्होंने 2021 क्यों लिखा है, 2023 के नोबेल प्राइज़ विनर्स हैं। ठीक है, बाकी ये करेक्ट है, इसका आंसर जो इन्होंने दिया वो करेक्ट है, उसमें कोई गलती नहीं है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो नोबेल प्राइज़ है वो इन्हीं को मिले हैं। आप सबको पता है कि जॉन फॉसी को, मैंने आपको बताया था, जॉन फॉसी को किस में मिला था, लिटरेचर में मिला था। फिजिक्स में जो है वो किसे मिला, फ्रांस कॉर्स, और भी थे। ठीक है, और केमिस्ट्री में जो है, केमिस्ट्री में जो मिला था वो किसको मिला, एस्किमो, और भी बंदे हैं। और फिजियोलॉजी मेडिसिन में ड्रू वेसमैन और भी जो थे उनको मिला हुआ है, पर्सनैलिटीज़ को ये मिला हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली बट ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन इसका ये गलत है, क्योंकि इन्होंने, गलत नहीं मैं बोलूँगा, है ये 2023 के अकॉर्डिंग ठीक है, बट इन्होंने क्वेश्चन पेपर में 2021 नोबेल प्राइज़ विनर लिखा। अब ये इसको मुझे नहीं लगता ये करेंगे, बट इनको डिस्कार्ड करना चाहिए और सबको इसके ग्रेस मार्क्स मिलने चाहिए, सबको मार्क्स मिलने चाहिए इस क्वेश्चन के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इंडियाज सोवरेनिटी इन सी एक्सटेंडेड अप टू डैश नॉट, ये बहुत बार आपको पढ़ाया था। इंडिया की सोवरेनिटी सी में 12 नॉटिकल माइल्स तक है। ठीक है, 12 नॉटिकल जो हम अपने टेरिटोरियल सी जिसको कंसीडर करते हैं, 12 नॉटिकल माइल तक है, मतलब 21.9 किलोमीटर के अराउंड लगा सकते हैं। एक नॉटिकल माइल में 1.852 किलोमीटर के अराउंड आता है। बहुत बार आपको बताया, वेरी सिंपल क्वेश्चन था और ये मैंने आपको पढ़ाया भी हुआ था। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा दिमाग लगाने वाला था। ये क्वेश्चन किसी को भी नहीं आता होता है, ये PYQ है किसी पेपर का, बट ये थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स डज द LMT लोकल मेरिडियन टाइम शो द ग्रेटेस्ट डेविएशन फ्रॉम इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन कहाँ से पास होता है आपका, यूपी वगैरह वाले एरिया से नीचे जाता है। ठीक है, 5 स्टेज होता है, बताया हुआ आपको, तो वो वहाँ से जाता है, नीचे जाता है 82.5 डिग्री। अब इससे पूछा है कि इनमें से कौन सा लोकल मेरिडियन जो है वो सबसे ज़्यादा डेविएशन है, मतलब सबसे ज़्यादा दूर समझ लो। ठीक है, तो बेसिकली यार ये देखो ना, ये हमारा प्यारा भारत का अगर मैप है तो भारत के यहाँ पर है, तो सबसे दूर कौन सा है इधर, अगर ये सेंटर है, सेंटर से देखो वेस्ट बंगाल कोलकाता तो बिल्कुल यार ये यूपी से नीचे आ रहा है। ठीक है, यूपी से होता हुआ नीचे जाएगा, मध्य प्रदेश या उड़ीसा के यहाँ पे साथ वाला एरिया आप याद कर लो, तो ये वेस्ट बंगाल तो आसपास ही है।
कोची देखो नीचे से पास पड़ रहा है, ठीक है, कोची केरला इतना दूर नहीं है, क्या मुंबई यहाँ से पास पड़ रहा है, बट एक ऑप्शन आपका था कोहिमा नागालैंड, ठीक है, कोहिमा ये बहुत दूर था, तो इसका आंसर ऑप्शन डी था, तो ये सबसे दूर था इंडियन स्टैंडर्ड में। ये थोड़ा अगर आपको मैप की नॉलेज होती है ये क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं था, आप इसको कर सकते थे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया हैज द ओल्डेस्ट लैंडमार्क, सबसे पुराना लैंडमार्क किसका, आपको पता है यार, हिमालय, नॉर्दर्न प्लेन, इंडियन डेजर्ट, ये सब इतने पुराने नहीं है, बट हमारा पेनिनसुलर प्लेटो गोंडवाना लैंड का पार्ट है, बहुत पुराना है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जेकेएसएसबी ने भी यही दिया है, इसमें कुछ गलती नहीं है। अब ये देखो, व्हाट आर दून्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ ज्योग्राफी, इस क्वेश्चन का आंसर ये तो नहीं है, ये नहीं है, ये दोनों ही आंसर हो सकते हैं। जेकेएसएसबी ने ऑप्शन बी दिया फर्टाइल प्लेन्स ऑफ फुटेज, देखो ये फर्टाइल तो होते हैं, मैं आपको बताता हूँ फर्टाइल होते हैं। बेसिकली अगर आप एनसीईआरटी में देखो ना, एनसीईआरटी में जो है बेसिकली ये दून्स की डेफिनेशन दी जाती है, वो दी जाती है कि दून्स जो होते हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वैलीज होती हैं, ठीक है, होती ये वैलीज हैं, क्या होती है वैलीज, जो हिमालयन रिवर्स है ना वो काट के ये वैलीज बनाती हैं, ठीक है, इनको वैलीज ही कहते हैं। अब मे बी इन्होंने ज़्यादा डीप वर्ड के अकॉर्डिंग इसको काटा हो तो मैं बोल नहीं सकता, बट ये होती वैलीज़ हैं और फर्टाइल भी होती हैं, ठीक है, फुट हिल्स के प्लेन्स में हो, तो ये बेसिकली अगर एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन देखी जाए तो ये वैलीज, अब डीप वर्ड की वजह से वो थोड़ा इशू आ रहा है, बट है ये लॉन्गिट्यूडनल, ये भी वैलीज ही होता है। तो जेकेएसएसबी ने ऑप्शन बी मार्क करा है, आप देख लेना रिप्रेजेंटेशन डालनी है कि नहीं, बट क्या बोल सकता हूँ मैं इसके अकॉर्डिंग, बट ये है कि है ये वैलीज ही होती हैं और हिमालयन रिवर्स को कट होने की वजह से वैलीज बनती हैं, बट फर्टाइल होती हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 116, अरेंज द फॉलोइंग सोशल लेजिस्लेशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, एबोलिशन इन्फेंटिसाइड बाय ब्रिटिश रेगुलेशन, एबोलिशन ऑफ सती बाय लॉर्ड विलियम बेंटिक, एबोलिशन ऑफ इन्फेंटिसाइड बाय वेलेस्ली, एबोलिशन ऑफ स्लेवरी अंडर रेगुलेशन 10 बाय बंगाल गवर्नमेंट। अब देखो यार जिसका ये क्वेश्चन पेपर है, अब ये तो ऐसे ही है ना, देखो इसने ऑप्शन सी मार्क, क्यों मार्क करा मुझे समझ नहीं आता, ऐसे क्वेश्चन नहीं करने चाहिए यार, ये किसको पता है, ये सारी डेट्स नहीं पता है, इसको छोड़ो यार, ये क्वेश्चन नहीं करने होते, डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं। आपको विलियम बेंटिक और वेलेस्ली का फिर पता होगा, इनका कहाँ पता है, ठीक है, तो बेसिकली ऐसे क्वेश्चन छोड़ देने होते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर जेकेएसएसबी ने जो दिया है, इनका आंसर दिया ऑप्शन बी दिया हुआ है, इनके अकॉर्डिंग सबसे पहले जो है इन्फेंटिसाइड जो है उसको एबॉलिश किया था ब्रिटिश रेगुलेशन के द्वारा। देखो जो ब्रिटिश जो है इनके अकॉर्डिंग जो दिया गया ब्रिटिश रेगुलेशन के द्वारा दिया गया। अब इसके बहुत सारे एक्ट, एक 1870 का भी एक्ट है, ठीक है, एक 1790 का भी एक्ट है, 1795 का, अगर 1795 का कंसीडर करें तो सबसे पहले यही आता है, ऑप्शन बी ही आता है, तो फिर वो करेक्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसके बाद जो है बेसिकली ये जो हमारा इन्फेंटिसाइड को वेलेस्ली ने करा था, ये किया था 1802 में, ठीक है। उसके बाद जो है ये स्लेवरी को जो 10th रेगुलेशन के थ्रू किया गया था 1814 में, और 1829 में विलियम बेंटिक वाला आपको पता है। तो पहले आना था 1, देन आना था आपका 3, देन 4 या 2। बट ये तभी है कि अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन 1 की डेट 1795 वाला एक्ट लेता हूँ, अगर मैं 1870 वाला एक्ट लेता हूँ तो ये आंसर नहीं है, बट इन्होंने 1795 ही लिया था। बेसिकली कहने का मतलब ये कि इन्फेंटिसाइड के ब्रिटिश टाइम में 2-3 रेगुलेशन आई थी, तो अगर मैं सबसे पहले 95 वाली कंसिडर करता हूँ फिर ये आंसर करेक्ट है, अगर नहीं करता हूँ तो फिर ये गलत है। बट ये आप मान के चलो ये जेकेएसएसबी ने ठीक ही करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 117, ये क्वेश्चन गलत फ्रेम है यार। इस क्वेश्चन का आंसर देखो, इस क्वेश्चन के ऑप्शन ही गलत डाले हुए हैं इन्होंने, लिस्ट बी भी गलत डाली हुई है, बट एक शर्त पे क्वेश्चन ठीक हो सकता है। किस शर्त पे? अगर सिर्फ ये पहला पार्ट कंसीडर, अगर मोपला रिवॉल्व की बात करें ना तो इसका केरला ही आता, मतलब 1 का 4 ही आता। अगर जस्ट मैं इसका देखूं तो फिर ऑप्शन नहीं आता, बट अगर ये मैं बाकी भी देखूं ना तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इन्होंने एग्जैक्टली बताया। जैसे फॉर एग्जाम्पल एकता मूवमेंट इन्होंने अवध मानी है, मान लेते हैं यूपी का एरिया अवध मान लिया, लखनऊ था मान लिया, ठीक है। बट ये ऑप्शन 3 और 4 जो इन्होंने बोले हुए हैं ना, 3 का इन्होंने बोला हुआ है 3rd। बिरसा मुंडा रिवॉल्व जो है बंगाल में, बिरसा मुंडा रिवॉल्व जो हुआ था ना मेनली वो झारखंड बिहार वाला एरिया था, तो बेसिकली चलो बंगाल मान लिया तभी मान लेते हैं। पाबना रिवॉल्व जो है इन्होंने बिहार दिया है। पाबना रिवॉल्व अगर देखा जाए ना बंगाल में था, बाद में बंगाल वो उस टाइम बंगाल बिहार उड़ीसा मिला गया, बट इन्होंने एरिया जो है सही तरह से लिखे नहीं हुए हैं। बट अगर सिर्फ पहला ऑप्शन देखें मोपला रिवॉल्व कहाँ पर हुआ था, केरला, उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए ही करेक्ट आता है और जेकेएसएसबी ने भी यही दिया। ऑल्दो ये क्वेश्चन भी गलत फ्रेम है, फ्रेमिंग इन्होंने अच्छे से नहीं करी हुई है। अगर मुझे ये बोले ना कि मुझे रिप्रेजेंटेशन लेके इनके पास जाऊँ, ये क्वेश्चन लेके जाऊँ ना, मैं इनको बताऊँ ये क्वेश्चन आप कैसे फ्रेम करते हो, गलत क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, कहीं से भी उठा के डाल देते हैं, पता नहीं होता है कि क्वेश्चन है क्या बेसिकली। अगर क्वेश्चन नंबर 118 की बात करें, सुंदरबंस की बात करें तो मैंग्रोव फॉरेस्ट है बिल्कुल ऑन द डेल्टाज ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्रा मेघना रिवर डेल्टा बनाती है बे ऑफ बंगाल में, करेक्ट स्टेटमेंट है। और सुंदरबन नेशनल पार्क जो है वर्ल्ड हाइटेड मैरीन प्रोग्राम के अंडर भी आता है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट थी और इन्होंने भी यही दिया, तो ये क्वेश्चन करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 119 कहता है कि सी ड्रैगन जो है एक्सरसाइज इज डिजाइन टू प्रैक्टिस एंड डिस्कस एंटी मैरीन जो है
एंटी सबमरीन वारफेयर टैक्टिक्स, इट इज बायलैटरल एनवॉय एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड यूएसए। तो देखो पहली स्टेटमेंट जो है इनकी करेक्ट है कि सी ड्रैगन एक्सरसाइज जो है बेसिकली एंटी सबमरीन, बेसिकली नेवी की है, ठीक है। बट ये सिर्फ इंडिया यूएसए में नहीं होता, ये यूएसए की एक्सरसाइज है, यूएसए की नेवी इसको करवाती है, ठीक है, यूएसए की नेवी करवाती है। बट उसके साथ बाकी नेवीज जो है जैसे ऑस्ट्रेलिया की भी है, साउथ कोरिया की भी है, जापान की भी, इंडिया की, इन सब की नेवी जो है पार्टिसिपेट करते हैं, खाली इंडिया और यूएसए के बीच में नहीं है। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत थी, पहली करेक्ट थी, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है और यही इन्होंने दिया हुआ है, ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 120, आपने इनको अरेंज करना था क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट था यार, आपको कहाँ पर, ये बहुत पुराने याद करते तभी आता। तो देखो सबसे रीसेंट अभी इंडिया में हुआ है, तो ऑप्शन 5 इन्होंने लास्ट में दिया हुआ है, वो तो आप इसके बेसिस में जज नहीं कर सकते थे। तो मैं आपको बताता हूँ बेसिकली, अगर आपको ना इससे पहले थोड़ा पता होता तो ये आप दोनों एलिमिनेट कर देते, तो बट इतना नहीं याद रहता है। तो मैं आपको बताता हूँ बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर क्या था। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी है, इन्होंने भी डी दिया है, वो करेक्ट है। मैं आपको बताता हूँ 2016 से अगर मैं स्टार्ट करूँ ना, ये 2016 से कहानी स्टार्ट की। 2016 का G20 समिट हुआ था चाइना में, ठीक है। 2017 का हुआ जर्मनी में, कहाँ पर हुआ, जर्मनी में। 2018 का हुआ अर्जेंटीना में, ठीक है। उसका 2019 का हुआ है जापान में, 2020 का हुआ है सऊदी में, 2021 में हुआ है इटली में, 2022 का हुआ था इंडोनेशिया में, 2023 का हुआ है भारत में, 24 का होना है ब्राज़ील में और 25 का होना है साउथ अफ्रीका में। कहाँ होना है, साउथ अफ्रीका। ये 4 याद कर लेना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट पेपर के लिए। 2022 का इंडोनेशिया, 23 का इंडिया, 2021 का भी याद कर लो, इटली वाला। 2021 इटली, 2022 जो है हमारा इंडोनेशिया में हुआ, 2023 भारत में हुआ, 2024 ब्राज़ील में होगा और 2025 साउथ अफ्रीका में होगा। ये फ्यूचर एग्जाम्स के लिए याद कर लो, अभी के लिए इतना काफ़ी था, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स पार्ट। देखो अगर आप बोलोगे कि ये जस्ट आपको रिप्रेजेंटेशन वाले क्वेश्चन डालते तो बिल्कुल नहीं, तो ये आपके जो अपकमिंग एग्जाम है, चाहे वो कांस्टेबल के बच्चे या किसी भी और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फॉरेस्टर, जो भी यार आप जिस भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आपका जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स का पोर्शन है तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, फ्यूचर में भी आएंगे, तो यहाँ से सीखना है। और अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी वीडियो लाऊं पटवारी के बाकी पोर्शंस पे भी, तो बताओ। और जूनियर से इस तरह की मैं एक सीरीज चलाना चाहता हूँ जहाँ पर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस में उनके आंसर्स आपको बताऊंगा, प्लस मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ से क्या क्या सीखना है, एग्जाम में कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है फॉर ऑल अपकमिंग एग्जाम, ठीक है। दिस इज इट फॉर टुडे। और अगर आपको हमारी ये इनिशिएटिव पसंद आए तो डू सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल। और जब सारा है हम यहीं पर यूट्यूब में पढ़ाते हैं, और बहुत जल्दी हम कांस्टेबल की क्लासेस 10 सितंबर से स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आप हमसे जुड़े। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको भी ज्वाइन कर लें, और वहीं पर हम हमारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और कोई भी अगर आपको हमसे सपोर्ट चाहिए तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।